हेलो फ्रेंड्स, रैपिड फायर की अपनी पहली क्लास में हमने सोशल साइंस की जितनी भी हिस्ट्री थी सारी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, 4 सेमेस्टर की। आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी जो है आपका वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जितनी भी ज्योग्राफी है आपकी सारी कंप्लीट कर लेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। तो पहला टॉपिक इसमें है जलवायु और मौसम। तो जान लेते हैं जलवायु किसे कहते हैं। तो जलवायु शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जल प्लस वायु। ठीक है, किससे मिलकर बना है? तो जल प्लस वायु से मिलकर बना है। जल वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता का बोध कराती है, जबकि वायु जो होती है वो वायुमंडल में उपस्थित गैसों का बोध कराती है। ठीक है, तो यहाँ पे जल क्या है? जल किसको बोध करा रहा है? तो वायुमंडल में जितनी भी आर्द्रता है उसका बोध कराती है जल। और वायु किसका बोध कराती है? तो वायुमंडल में उपस्थित जितनी भी गैसें हैं उनका बोध कराती है। ठीक है, तो जलवायु के बारे में अगर आता है 1 नंबर में, तो आप लिखेंगे जलवायु 2 शब्दों से मिलकर बना है, जल प्लस वायु। जल जो होता है वो वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता का बोध कराता है, वहीं वायु जो है वायुमंडल में उपस्थित गैसों का बोध कराती है। जलवायु जो है वो किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है। ठीक है, कि जलवायु क्या है कि तो अगर 1 नंबर में आता है, एक लाइन में लिखना हो आपको, तो आप लिख सकते हैं जलवायु जो है वो किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है। ठीक है, मौसमों का एवरेज जब हम निकालते हैं तो वो जलवायु कहलाता है, जो लंबे समय तक बना रहता है, लगभग 30 साल तक सेम रहती है, जलवायु बदलती नहीं है। ठीक है, बहुत कम चेंजमेंट देखने को उसमें मिलेगा। ठीक है, तो जो लंबे समय तक बना रहता है, मौसम कुछ दिनों या कुछ घंटों में बदल सकता है। जैसे क्या कि आज सुबह बहुत सर्दी है, फिर धूप निकल आई, गर्मी हो गई। ठीक है, तो मौसम बदलता रहता है, लेकिन जलवायु सेम रहती है। जलवायु को बदलने में सैकड़ों हजारों वर्षों का समय लगता है। ठीक है, तो काफी समय लग जाता है जलवायु को बदलने में। जलवायु को हम क्लाइमेट भी कहते हैं इंग्लिश में, जिसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द क्लाइमास हुई थी। 1 नंबर में पूछ सकता है कि जलवायु शब्द जो है वो क्लाइमेट शब्द जो है उसकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो ग्रीक भाषा के शब्द क्लाइमा से हुई है। ठीक है, कोप एवं दी लॉन्ग के अनुसार जलवायु क्या है? तो जलवायु मौसम की दीर्घकालिक अवस्था का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, 1 नंबर में हो सकता है आपसे पूछ ले कि ये किसकी डेफिनेशन है कि जलवायु मौसम की दीर्घकालिक अवस्था का संक्षिप्त रूप है? तो कॉप एवं द लीग लॉन्ग ने ये कहा था। ठीक है, कि जलवायु जो है वो मौसम की दीर्घकालिक अवस्था का संक्षिप्त रूप है। जलवायु के तत्व देख लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो जलवायु में पाए जाते हैं। तो तापमान पाया जाता है, आर्द्रता, वर्षा, तूफान, कोहरा, बादल और वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, इनके कारण जो होता है वो जलवायु चेंजमेंट होती है। अगर इनमें थोड़ा सा कम ज़्यादा देखने को मिलता है तो धीरे धीरे करके जलवायु बदल सकती है। ठीक है, तो ये सारे तत्व किसके हैं? जलवायु के। जलवायु की विशेषता क्या? अब भारतीय जलवायु की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जलवायु की अगर हम विशेषता देखें, ठीक है, जो जलवायु भारत में पाई जाती है, तो भारतीय जलवायु में विविधता पाई जाती है। ठीक है, विविधता क्यों पाई जाती है? कि कर्क रेखा बीच से काट रही है भारत को। ठीक है, तो ऊपर का जो हिस्सा तो वहाँ पे ज़्यादा सर्दी देखने को मिलती है, नीचे के हिस्से में इतनी सर्दी देखने को नहीं मिलती। ठीक है, वहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती तो गर्मी ज़्यादा देखने को मिलती। अगर मुंबई के एरिया के आसपास देखें तो वहाँ ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है। तो ऐसे करके जो भारतीय जलवायु इसमें विविधता देखने को मिलती है। भारत की जलवायु जो है कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। 1 नंबर में पूछेगा कि भारत की जलवायु कैसी है? शीतोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, ऐसे करके शीतकटिबंधीय, ऐसे करके। तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है भारत की जलवायु। भारत में 2 स्थानों पर वर्षा की मात्रा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। मतलब किसी स्थान पे तो बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही, किसी पे कम हो रही है। जैसे राजस्थान के एरिया में बहुत कम होती है, वहीं अगर आप चले जाएं गोरखपुर में या मेघालय साइड से ले जाएं तो वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। फिर कि भारत में एक ही स्थान पर 2 ऋतुओं में तापमान में अंतर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऋतुएं सेम है, कहीं पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी, कहीं पे नॉर्मल सर्दी पड़ेगी। तो 2 स्थानों में 2 ऋतुओं में तापमान में अंतर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गए भारतीय जलवायु की विशेषताएं। कौन कौन से कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं? ठीक है, कौन कौन से कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो पहला आएगा स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार से क्या है कि पृथ्वी के गोल होने के कारण इससे प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में अक्षांशों के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। मतलब अगर आप शीतकटिबंध में चले जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल भी सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है, वहीं आप थोड़ा नीचे आएंगे, उष्णकटिबंधीय एरिया में आएंगे तो वहाँ पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो तापमान घटता है। ठीक है, और यही कारण है कि ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है, जबकि विषुवत रेखा के आसपास हमेशा गर्मी रहती है। तो ये आपको हेडिंग याद रखनी है। पहली क्या है? स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, बनाकर तो आप लिख ही सकते हैं कि जैसे हम क्या है कि पृथ्वी गोल है तो सूर्य की सीधी किरणें हर जगह नहीं पड़ती। अगर हम क्या नाम है विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान जो है वो कम होता जाता है, जबकि हम ध्रुवों से अगर विषुवत रेखा की तरफ आते हैं तो हमें तापमान बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं। दूसरा है ऊंचाई। ऊंचाई की अगर हम बात करें, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई की ओर हम बढ़ते हैं तापमान घटता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सूर्य के तो हम पास जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो गर्मी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे आप पहाड़ देखते हैं, पहाड़ तो हम लोगों से बहुत ऊपर है। ठीक है, जो पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा सर्दी देखने को मिलती है। ठीक है, वहाँ पर बर्फ गिरती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। ठीक है, और क्या लिखा है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है। अगर 165 मीटर की आप ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान कम हो जाएगा। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में मान लिया 5 डिग्री है और 165 मीटर आप ऊपर चले गए तो 4 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है वायुदाब। तापमान अधिक होने पर निम्न वायुदाब
जबकि तापमान में कमी होने पर उच्च वायुदाब की स्थिति बनती है। ये चीज़ याद रखना, जब भी तापमान कम होगा, मतलब तापमान बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि गर्मियों के टाइम में तापमान बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उस समय कैसी स्थिति बनती है, तो निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है। ठीक है, निम्न वायुदाब की स्थिति बनेगी। और जब तापमान बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा नहीं कम होता है, तो कैसी स्थिति बनती है, तो उच्च वायुदाब की। जैसे अब सर्दियाँ चल रही, तो अभी कैसी स्थिति है, तो उच्च वायुदाब की। जबकि गर्मियों में कैसी स्थिति बनती है, निम्न वायुदाब की बनती है। और हवाएं कैसी चलती हैं, तो हवाएं जो होती हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, जैसे हमेशा सर्दी वाले इलाके से गर्मी वाले इलाके की तरफ चलती हैं। ठीक है, यही कारण है कि वर्षा ऋतु में उत्तर भारत में उत्तर भारत में अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब विकसित होता है। ठीक है, जब बरसात आने वाली होती, वर्षा ऋतु जब आती, तो आपने देखा हो कि गर्मियां बहुत पड़ती हैं उत्तर भारत में। अपने एरिया में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, बहुत गर्मी पड़ती है, लू चल रही होती है, बहुत गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब की स्थिति बनती है। इसी कारण जो ठंडी हवाएं होती हैं जो साउथ से आती हैं, ठीक है, तो वो इनकी जगह घेर लेती हैं, और जब जगह घेरती है तो यहाँ पर बारिश कराती हैं, तो यहाँ पर फिर जो तापमान होता है वो समान हो जाता है। तो यही चीज़ है, ये वायुदाब कैसे काम करती है, तो ये दिखाया गया है। ठीक है, तो भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। ये चीज़ याद रखना कि भारतीय जलवायु को कैसे कहते हैं, तो मानसूनी जलवायु भी कहते हैं। अब पर्वतों की दिशा देख लेते हैं। पर्वतों की दिशा का हवाओं पर प्रभाव पड़ता है। हिमालय पर्वत शीत ऋतु में मध्य एशिया की ओर से आने वाली शीत ऋतुओं की हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, अतः भारत का तापमान शीत में अधिक नहीं गिरता। ठीक है, अगर हम बात करें कि पर्वतों की स्थिति कैसी है, आपने देखा यूरोप में 40-40 डिग्री तक तापमान गिर जाता है नीचे, लेकिन भारत में ऐसा क्यों नहीं होता? भारत में 40 डिग्री तक नीचे क्यों नहीं जाता? क्योंकि हिमालय पर्वत जो है हमारे उत्तर में स्थित है। वहाँ से जितनी भी हवाएं आती हैं यूरोप की साइड से, रूस की तरफ से, जो भी साइबेरिया की तरफ से जितनी भी सर्दी वाली जो हवाएं आती हैं, वो सारी की सारी रोक लेता है हिमालय। ठीक है, तो वहाँ पर तो बर्फ जमी रहती है हिमालय में, वो सारी हवाएं रोक लेता है, तो भारत में असली जो शीत ऋतु है वो प्रवेश ही नहीं कर पाती। ठीक है, वो हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, इसलिए भारत में इतना सर्दी देखने को नहीं मिलती कि -40 तक हम लोग पहुंच जाएं। ठीक है, तो भारत में कम सर्दी पड़ती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सागरीय प्रभाव। सागरीय प्रभाव कैसे कि सागरीय धाराएं भी निकटवर्ती स्थानीय भागों को प्रभावित करती हैं। ठंडी धाराओं के निकट के क्षेत्र अधिक ठंडे होते हैं, जबकि गर्म जलधारा के निकटवर्ती क्षेत्र जो होते हैं वो गर्म होते हैं या उष्ण होते हैं। ठीक है, तो आपने गर्म और ठंडी जलधाराओं के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कभी आप पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि कई जलधाराएं होती हैं वो ठंडी जलधाराएं कहलाती हैं, उनमें जो पानी की जलधारा होगी वो हमेशा ठंडी रहेगी, और कुछ जलधाराएं होती हैं वो गर्म रहती हैं, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी उन पर पड़ती हैं तो वो गर्म हो जाती हैं। तो जब गर्म जलधाराएं जिन एरिया के पास से निकलती है, तो वहाँ का जो एरिया होगा वो गर्म देखने को मिलेगा, जहाँ से ठंडी जलधाराएं निकलती हैं वहाँ के आसपास का एरिया ठंडा देखने को मिलेगा। जैसे कि गल्फ स्ट्रीम जो है वो सबसे गर्म जलधारा पाई जाती है, वो जिन एरिया के आसपास से निकलती है वहाँ का एरिया गर्म कहलाता है। इसीलिए गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का गर्म कंबल भी कहते हैं, क्योंकि कई यूरोप के शहर हैं जिनके पास से वो निकलती है तो वो एरिया गर्म रहता है। ठीक है, तो ये सागरीय प्रभाव हो गया। पवनों की दिशा देख लेते हैं। ठंडे स्थानों की ओर से चलने वाली हवाएं तापमान को घटा देती हैं, जबकि गर्म प्रदेशों से चलने वाली हवाएं जो होती हैं तापमान को बढ़ा देती हैं। ठीक है, अगर मान ली कोई ठंडे एरिया से चल रही है, जैसे साइबेरिया से चल रही है रूस के, तो वो ठंडी हवाएं, अब वो किसी एरिया से निकलेंगी तो एरिया को पूरा ठंडा कर देंगी, और गर्म हवाएं जब किसी एरिया से चलती हैं तो वो तापमान को क्या करती हैं, गिरा देती हैं, कम कर देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब मौसम और जलवायु में अंतर देख लेते हैं। ये 1 नंबर में पूछ सकता है आपसे कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है। पहला है कि मौसम का जो क्षेत्र है वो सीमित होगा। ठीक है, मौसम जो होगा उसका एरिया जो होगा सीमित होगा, जबकि जलवायु का जो क्षेत्र दीर्घ होता है। ठीक है, मौसम तो बदल सकता है, जैसे उत्तर भारत में अलग है, दक्षिण भारत में अलग है, ठीक है, मध्य भारत में अलग देखने को मिल सकता है। जबकि अगर हम बात करें जलवायु की, तो जो पूरे भारत की जलवायु वो एक ही होगी। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है वो दीर्घ होता है। दूसरा कि मौसम की जो प्रकृति है वो अस्थायी होती है, मतलब कुछ समय के लिए सीमित रहती है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जबकि जलवायु की जो प्रकृति होती है वो अपेक्षाकृत स्थायी होती है, कई समय तक, कई वर्षों तक सेम रहती है। मौसम में प्रतिदिन परिवर्तन देखने को मिलता है, जबकि जलवायु में कम से कम वर्ष भर मौसम की, मतलब मौसम जो होता है वो औसत रहता है। ठीक है, औसत, जब मौसम का औसत निकालते हैं तो वही जलवायु कहलाता है। ठीक है, तो मौसम में तो डेली चेंजमेंट होता है, लेकिन जलवायु में चेंजमेंट डेली नहीं होता। फिर है कि मौसम के अंतर्गत अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि जलवायु के अंतर्गत दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो मौसम बदलता रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करते हैं, जबकि अगर हमें जलवायु का अध्ययन करना है तो हमें दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मौसम जो है तेजी से बदलता है, इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, जबकि जलवायु की भविष्यवाणी लंबे समय तक अधिक सटीकता के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो मौसम तो कभी भी बदल सकता है, तो इसकी भविष्यवाणी जल्दी पॉसिबल नहीं है, लेकिन जलवायु की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये अंतर है किसमें, मौसम और जलवायु में। इसी के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है आपका। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। हम इसमें जानेंगे कि भारत को भौगोलिक विशेषता के आधार पर कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, तो भारत को भौगोलिक विशेषता के आधार पर निम्न प्राकृतिक प्रदेशों के रूप में बांटा गया है। ठीक है, तो ये 5 हैं। इसमें पहला आ जाता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जहाँ पर हिमालय का जो एरिया है वो आ जाता है। दूसरा है प्रायद्वीपीय
पठार या दक्षिण का पठारी भाग है वो आ जाता है। तीसरा मध्यवर्ती विशाल मैदान, फिर है भारत का तटवर्ती मैदान और भारतीय द्वीप। ठीक है, तो इन 5 भागों में बांटा गया है भौगोलिक विशेषता के आधार पर, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत के उत्तर भाग में पर्वतीय श्रृंखलाएं स्थित हैं जो अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे ऊंचाई पर हैं। इस पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, मध्य एवं लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो भौगोलिक विशेषता के आधार पर हमने 5 भागों में बांट दिया, 5 चीजें आ गई, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में। उत्तर भारत के अगर हम उत्तरी भाग की बात करें वहाँ तो पर्वतीय श्रृंखलाएं स्थित हैं, जैसे हिमालय आ जाएगा, शिवालिक आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपने बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं उत्तर की साइड में देखी हैं, जबकि दक्षिण में इतनी देखने को नहीं मिलती। तो भारत के उत्तरी भाग में पर्वतीय श्रृंखलाएं स्थित हैं जो अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे ऊंचाई पर स्थित हैं। ठीक है, बहुत ऊंचाई पर ये स्थित हैं। इस पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांट दिया है, तो वहाँ पर जो भी पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलती है उन्हें हमने 3 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले महान हिमालय आता है, फिर आता है मध्य एवं लघु हिमालय जो बीच में पड़ेगा, और उससे नीचे वाली जो श्रेणी है वो शिवालिक हिमालय कहलाएगी। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा है। महान हिमालय की हम बात करते हैं। महान हिमालय को आंतरिक हिमालय एवं हिमाद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आंतरिक हिमालय और हिमाद्री भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? तो 150 किलोमीटर है। ठीक है, अगर लंबाई की बात करें, ठीक है, अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें तो टोटल ये 2500 किलोमीटर में फैला हुआ, और इसकी चौड़ाई कितनी है? तो कम से कम 150 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई की बात करें कि एवरेज ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर इसकी एवरेज ऊंचाई है। ठीक है, औसत जो निकाला है वो 6100 मीटर है। इस पर्वतमाला में हिमालय नहीं, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट यानी कि 8850 मीटर है। ठीक है, पहले 48 थी, अब बताया गया कि थोड़ा और बढ़ गया, तो लगभग 8850 मीटर है। इसकी अन्य चोटियां जैसे कि कंचनजंगा, मकालू, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा आदि हैं। इस श्रेणी में अनेक दर्रे भी स्थित हैं जो पर्वतीय मार्ग उपस्थित कराते हैं। दर्रे किसे कहते हैं? जो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है जो आर पार जाने का, उसे हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो कई सारे दर्रे भी इसमें मिलते हैं। इनमें बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, बाड़ा लाचला और सिपकीला दर्रा जो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, माना और नीति दर्रा जो आपका उत्तराखंड में स्थित है, नाथला और जलेपला दर्रा जो सिक्किम में स्थित है, प्रमुख रूप से उल्लेखनीय। ठीक है, तो ये सारे दर्रे इसमें पाए जाते हैं। ये महान हिमालय की बात हो रही। महान हिमालय को हम क्या कहते हैं? तो आंतरिक एवं हिमाद्री भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है? तो 150 किलोमीटर है। एवरेज ऊंचाई कितनी है चोटियों की? तो वो 6100 मीटर है। ठीक है, और इसमें क्या कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां भी स्थित हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया 8850 मीटर। उसके साथ साथ अन्य चोटियां कौन कौन सी हैं महान हिमालय में जो आती हैं? वो है आपकी कंचनजंगा, मकालू, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सारी अन्य चोटियां हैं इसकी। ठीक है, कई सारे दर्रे भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे बुर्जिल और जोजिला जम्मू कश्मीर में है, बाड़ा लाचला और सिपकीला हिमाचल प्रदेश में, माना नीति उत्तराखंड में है, नाथला और जलेपला सिक्किम में स्थित है। तो ये प्रमुख दर्रे हैं। ये महान हिमालय की बात होगी। अब दूसरा पार्ट है आपका मध्य एवं लघु हिमालय। मध्य एवं लघु हिमालय की अगर हम बात करें तो ये महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो भाग हो गया, जो चोटियां जा रही हैं, वो आपकी महान हिमालय। उससे दक्षिण में अगर हम जाएंगे, नीचे की साइड आएंगे, तो वहां पर जो पर्वत श्रृंखला स्थित है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं। हिमाचल हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी ज्यादातर चोटियां क्या है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए इसे हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय भी कहते हैं। इससे निकलने वाली नदियों के द्वारा यह श्रृंखला जगह जगह पर खंडित कर दी गई। मतलब हिमालय से जो भी नदियां निकलती हैं तो उसने क्या किया है? तो उन नदियों ने हिमाचल हिमालय को जगह जगह से खंडित कर दिया, मतलब बीच बीच से रास्ते काट दिए, जिसके कारण इसके मध्य में अंतराल पाए जाते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर यह पीर पंजाल, धौलागिरी, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत, डफलाबूम नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब हिमालय से क्या है कि नदियां तो बहुत सारी निकलती हैं हिमाद्री वगैरह से। अब वहां से जो नदियां निकल रही हैं तो वो नीचे की साइड ही बह रही हैं, और नीचे की साइड बह रही है तो वो क्या करती है? हिमाचल हिमालय को कई जगह से खंडित कर देती हैं। तो बीच बीच में आप क्या कि पहाड़ों के बीच में एक रास्ता बन गया, वहां से नदी निकल रही, फिर एक श्रृंखला गई, फिर बीच से एक नदी निकल रही। तो ऐसे करके अब इन्हें बांट दिया गया। कैसे? तो पश्चिम से पूर्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो श्रेणी पड़ती है वो पीर पंजाल, फिर बीच से कोई नदी निकल रही होगी। उसके बाद जो श्रेणी पड़ती है उसे धौलाधार कहते हैं। उसके बाद फिर नदी निकल रही होगी, फिर जो पर्वत श्रृंखला निकल रही है उसे नाग टिब्बा, फिर मसूरी, फिर महाभारत, फिर डफलाबूम आदि नाम से हम इन्हें जानते हैं। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है पहाड़ियों की? तो 3000 मीटर से अधिक है। ठीक है, 3000 मीटर से अधिक इनकी ऊंचाई है। अब क्या है इसमें कि बारामूला, रोहतांग जैसे दर्रे भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें बारामूला, रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल हिमालय में स्थित है। यहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें उत्तराखंड में बुग्या या प्याल कहते हैं, और कश्मीर में इन्हें मर्ग कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर बहुत अच्छे घास के मैदान पाए जाते हैं। उत्तराखंड में बात करें उन घास के मैदानों की तो वहाँ पर इन्हें बुग्याल या प्याल कहा जाता है। जबकि अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में इन्हें मर्ग कहा जाता है, जिसमें आपने नाम सुना होगा, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है। तो इन्हीं घास के मैदान के नाम पर इनका नाम रखा गया है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आपको हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय या लघु हिमालय। अब जो तीसरा हिमालय का पार्ट है वो है आपका शिवालिक हिमालय। इन्हें अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि टेट में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, टेट में आप पढ़ेंगे और डीपली पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अभी क्लियर कर लेना इन चीज़ों को। तो शिवालिक हिमालय की अगर हम बात करें तो मध्य हिमालय के दक्षिण में ये स्थित है। अब ये और नीचे आ जाएंगे हम
ठीक है। तो ये यहाँ पर स्थित है शिवालिक हिमालय। इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। बाह्य हिमालय इसलिए कहते हैं कि हिमालय से सबसे दूर में ये स्थित है, ठीक है, इसलिए इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, मतलब इसमें जो पर्वत है उनकी ऊंचाई कितनी है तो 1200 मीटर है, जबकि चौड़ाई कितनी है तो 50 किलोमीटर है। यह इतनी टूट फूट गई है कि इसमें भूस्खलन की समस्या होती रहती है। आपने देखा मसूरी और इन जगह पे बहुत ज़्यादा पर्वत चोटियाँ जो है खिसकती रहती है, जब भी बरसात वगैरह आती है भूस्खलन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यही सारी चीज़ें ये शिवालिक की हैं, ठीक है, शिवालिक से ही ये संबंधित हैं। तो ये इतनी ज़्यादा टूट फूट गई हैं कि इनमें क्या होता है कि भूस्खलन की समस्या होती रहती है, कभी ना कोई चोटी नीचे दरक जाती है, ठीक है। इसके मध्य में अनेक समतल संरचनात्मक घाटियां भी देखने को मिलती हैं, जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में इन्हें द्वार कहा जाता है। जैसे हरिद्वार की बात करें तो वो पश्चिम में स्थित है, जबकि पश्चिम में से दून कहते हैं, जैसे देहरादून, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक के निचले हिस्से को तराई कहते हैं। अब हिमालय के हम नीचे आएंगे तो उस हिस्से को हम क्या कहते हैं तो तराई का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो हिमाचल हिमालय की बात हमने कर ली, ठीक है। हिमालय की बात कर ली, जो उत्तर के पर्वतीय इलाके हैं उनमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले महान हिमालय, उसके बाद हिमाचल एवं लघु हिमालय आ जाता है, फिर तीसरे नंबर पर आता है आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो शिवालिक हिमालय की हमने बात की कि मध्य हिमालय के दक्षिण में ये स्थित है। इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय कहते हैं। पर्वतों की ऊंचाई कितनी है तो 1200 मीटर है, चौड़ाई कितनी है तो 50 किलोमीटर है। ये बहुत ज़्यादा टूट फूट गई है, तो इसमें भूस्खलन की समस्या देखने को मिलती रहती है, ठीक है। और इनके बीच में समतल घाटियाँ भी देखने को मिलती है, जहाँ पर कई सारे शहर भी बसे हुए हैं, जिसमें जिन्हें हम क्या कहते हैं तो पश्चिम में इन्हें दून कहते हैं, जबकि पूर्व में इन्हें क्या कहा जाता है तो द्वार कहा जाता है, ठीक है। और शिवालिक के निचले हिस्से को क्या कहते हैं तो तराई कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको इतना। भारत के भौगोलिक प्रदेशों में जो दूसरा भाग आता है वो आता है आपका मध्यवर्ती मैदानी भाग। अगर हम मैदानी भाग की बात करें तो भारत का विशाल मैदान विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ एवं घनी आबादी वाला भूभाग है, ठीक है। तो भारत की अगर हम बात करें तो इसका जो विशाल मैदान है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, मतलब और भौगोलिक प्रदेश की अपेक्षा बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और बहुत ज़्यादा घनी आबादी यहाँ पर रहती है। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है तो 2400 किलोमीटर है। अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई देखें तो कितना ऊंचा है तो 150 मीटर की ऊंचाई पर ही स्थित है। इस मैदान का निर्माण किससे हुआ है तो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ है। नदियां जो हिमालय से निकल रही हैं तो बहुत सारे निक्षेप लेकर आती हैं, तो उनसे इसका निर्माण हुआ है। मैदान के अपेक्षाकृत ऊंचे भाग को बांगर कहते हैं, मतलब जो पहाड़ों के जस्ट नीचे होगा, ठीक है, वो ऊंचा हिस्सा होगा, तो वहां पर इस एरिया को क्या कहते हैं तो बांगर कहते हैं। इस भाग में नदियों की बाढ़ का पानी कभी नहीं पहुंचता, मतलब ऊंचे हिस्से पे जो है ना तो वहाँ पे नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, जैसे उत्तर प्रदेश या पंजाब के कुछ क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। इसके विपरीत खादर मैदान जो है मैदान का अपेक्षाकृत नीचा भाग है, जहाँ बाढ़ का पानी हर साल पहुंचता है। इन्हें बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश भी कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, जो खादर प्रदेश है इन्हीं को कछारी प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में खादर भूमि की प्रधानता है, मतलब उत्तर प्रदेश और राजस्थानी भाग में खादर प्रदेश देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैदानी भाग में क्या याद रखना है कि भारत का जो विशाल मैदान है वो विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ एवं घनी आबादी वाला भूभाग है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है पूर्व से पश्चिम तो 2400 किलोमीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है तो 150 मीटर है, ठीक है। 150 मीटर इसकी ऊंचाई, किलोमीटर नहीं है, मीटर है, ठीक है। और इस मैदान का निर्माण किससे हुआ तो नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। और मैदान के जो अपेक्षाकृत ऊंचे भाग, मैदान में क्या है कि मैदान तो समतल होता है लेकिन कुछ हिस्सा ऊपर होता है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा बांगर कहलाएगा, जहां पर अगर बाढ़ वगैरह आती है तो इसका पानी, बाढ़ का पानी वहां तक नहीं पहुंचता, ठीक है। इसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ क्षेत्र आ जाते हैं। जबकि इसके विपरीत अगर हम बात करें खादर मैदान की, तो मैदान का अपेक्षाकृत ये नीचा वाला भाग होता है। मैदान का जो नीचा हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा खादर कहलाएगा। और बाढ़ का पानी यहाँ पर हर साल पहुंचता है, इसलिए ये थोड़े उपजाऊ भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश भी कहते हैं। और ऐसी भूमि कहाँ पाई जाती है तो उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में पाई जाती है और राजस्थान में ऐसी भूमि पाई जाती है, ठीक है। तो ये विशाल मैदान की बात, मध्यवर्ती मैदानों की बात होगी। तो जैसे हमने उत्तर भारत के जो पर्वतीय प्रदेश हैं उनके भाग पढ़े, वैसे हम मैदानी भागों के भी भाग पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहला आता है आपका भाबर प्रदेश। तो हमने पढ़ा था कि भाबर प्रदेश है वो ऊंचाई पर स्थित होता है, यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं आता। तो जान लेते हैं इसके बारे में। शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में सिंधु नदी से लेकर तिस्ता नदी तक ये विस्तृत है, ठीक है। ये कहाँ विस्तृत है, मैंने कहा था ये बिल्कुल जहाँ पर भी पहाड़ होंगे उसके जस्ट नीचे की जो भूमि होगी वो भी ऊंची होगी, ठीक है। तो वहीं पर ये पाए जाएंगे जो भाबर प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाएगा। तो ये कहाँ पर विस्तृत है तो जैसे शिवालिक जो पर्वतमाला है जैसे वो खत्म होती है उसके जस्ट दक्षिण में हम जब पहुंचते हैं तो उसकी तलहटी में सिंधु नदी से लेकर तिस्ता नदी तक ये विस्तृत है। यह पट्टी जो है वो कंकरीली बलुई मिट्टी से बनी हुई है। गर्मियों में छोटे छोटे नदी नाले इसी में भूमिगत हो जाते हैं। इस पट्टी को पार करके ये पुनः धरातल पर आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम भाबर प्रदेश की बात करें तो ये हिमालय पर्वतमाला की तलहटी में ये स्थित है। कहाँ से कहाँ तक तो सिंधु नदी से लेकर तिस्ता नदी तक ये विस्तृत है। और ये पट्टी कैसी है तो कंकरीली बलुई मिट्टी से ये बनी हुई, क्योंकि पत्थर जो होते हैं पहाड़ों के वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, तो उनसे ये बनी होती। गर्मियों में जो छोटे छोटे नदी नाले होते हैं जो पर्वतों से निकलते हैं तो इन्हीं की तलहटी में घुस जाते हैं, ठीक है। और वो गायब हो जाते हैं, दिखते नहीं, क्योंकि उनके, ठीक है, तो वो जमीन में धरातल में चले जाते हैं, ठीक है। और फिर जैसी पट्टी को वो पार करते हैं वो पुनः धरातल पर दिखने लग जाते हैं। आपने बहुत सारे अगर पहाड़ों में घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कई सारे होते हैं वो ऐसा दिखता है जैसे बहुत सारी ऊपर कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं उसके नीचे से निकल रही है एकदम पानी की धारा, ठीक है। तो ये वही है भाबर प्रदेश।
अब मध्यवर्ती मैदानों में जनजीवन कैसा है, कृषि कैसी है, ये सारी हेडिंग हम देख लेते हैं। ये सभी में लिखनी पड़ेगी, हिमालय में भी आपको लिखनी पड़ेगी। वैसी हेडिंग याद रखना है आपको। जैसे पहली हेडिंग है जनजीवन, तो जनजीवन यहाँ पर कैसा होगा, तो आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से देश का उन्नत ये भाग है, क्योंकि मैदानी भाग है तो काफ़ी उपजाऊ होता है। ठीक है, भूमि उर्वर होने के कारण कृषि कार्यों की यहाँ पर प्रधानता रहती है। यहाँ पर सघन जनसंख्या, स्थायी बस्तियाँ, परिवहन का जाल इनकी प्रमुख विशेषता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि जब जहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है तो वहाँ पर कृषि बहुत ज़्यादा की जाती है। कृषि की जाएगी तो वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, परिवहन का जाल वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जनजीवन है यहाँ का। कृषि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भूमि जो होती है वो उपजाऊ होती है, कृषि कार्यों में अधिकतर लोग लगे रहते हैं। अगर इसमें शुष्क राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर ज्वार बाजरा, अगर शुष्क की बात करें लेकिन सिंचित जैसे पंजाब है वहाँ पर गेहूँ चना, ऊपरी गंगा के मैदान में गेहूँ जौ, असम की उपजाऊ घाटियों की बात करें तो वहाँ पर चावल चाय जैसी प्रमुख फसलें की जाती हैं। तो ये सारे एरिया इसमें आ जाते हैं। ठीक है, भाबर प्रदेश में। और कृषि के साथ साथ पशुपालन पर भी यहाँ पर विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। उद्योग धंधों की बात करें यहाँ पर कैसे उद्योग धंधे देखने को मिलते हैं, तो प्रदेश में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खेल उद्योग, प्लाईवुड, रासायनिक उद्योग विस्तृत पैने पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का आप लिख देना कौन कौन से उद्योग यहाँ पर पाए जाते हैं। प्रदेश के प्रमुख राज्य एवं नगरों की बात करें कि कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से शहर हैं जो इस एरिया में आते हैं, तो मध्यवर्ती मैदानों प्रदेश में भारतीय राज्यों में कौन कौन से आते हैं, तो राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ये प्रमुख राज्य हैं जो यहाँ पर आते हैं। शहरों की बात करें तो दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, रोहतक, गंगानगर, जयपुर, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, गुवाहाटी, ये सारे शहर हैं जो इस एरिया में पाए जाते हैं, मतलब मध्यवर्ती मैदानों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने सब हेडिंग देख ली। तो पहली हेडिंग थी जनजीवन, दूसरी कृषि, तीसरी उद्योग धंधे और चौथी थी प्रदेश के प्रमुख राज्य एवं नगर। तो इन हेडिंग्स को याद रखना, कोई भी आता है लिखने को तो इन सारी हेडिंग्स के अंदर आपको चीज़ें लिखनी है। अब तीसरा जो पार्ट है वो है दक्षिण का पठारी भाग। देखिए, भावर प्रदेश तो हमने पढ़ लिया, तराई प्रदेश रह गया, वो हम आगे पढ़ लेंगे। जब हम उत्तर प्रदेश के भागों के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसमें तराई प्रदेश के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण के पठारी भाग की। यह भारत का विशालतम प्राकृतिक प्रदेश है जो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया अगर कोई कवर करे तो दक्षिण का पठारी भाग। ठीक है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। ये कैसा है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार, मतलब ट्रायंगल आकार का है। ठीक है, यह पठार आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों से निर्मित। यहाँ पे जो पठार देखने को मिलते हैं वो किससे निर्मित है, तो आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों से ये निर्मित होते हैं। इनमें जीवाश्म रहित ग्रेनाइट, नीस, चूना पत्थर, बालू पत्थर आदि शैलें मिलती हैं। ठीक है, अब इन पठारों में क्या क्या देखने को मिलता है, तो ग्रेनाइट मिलेगा, नीस मिलेगा, चूना पत्थर, बालू पत्थर, ऐसी शैलें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इनमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो बुंदेलखंड का पठार है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, इसकी उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी जो सीमा है वो निर्धारित करती हैं। अगर इस पठार की हम बात करें, एरिया की बात करें, तो इसकी अगर हम देखें कि उत्तरी सीमा किससे लगी हुई है, तो बुंदेलखंड का पठार जो है और राजमहल की जो पहाड़ी हैं वो इसकी उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा जो है वो निर्धारित करती हैं। ठीक है, कि यहाँ से ये पठार स्टार्ट होता है। और पश्चिमी घाट, सह्याद्री और पूर्वी घाट इसकी पठार की पश्चिमी और पूर्वी सीमा बनाते हैं। अगर साउथ में हम जाएँ तो हम पश्चिमी घाट को देखेंगे, सह्याद्री को, और पूर्वी घाट को देखेंगे, तो ये जो है वो इस पठार की पश्चिमी और पूर्वी सीमा बनाते हैं। इस पठार का सबसे ऊँचा शिखर कौन सा है, तो अनाईमुड़ी शिखर है। ठीक है, ये कितना है, 2695 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि इस पठार का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो क्या है, अनाईमुड़ी शिखर कहलाता है। वो 2695 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, बड़े बड़े अगर आप एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अच्छे से याद करना। ठीक है, तो दक्षिण के पठारी भाग की हम बात करें तो विशालतम मैदान प्राकृतिक प्रदेश है, विशालतम प्राकृतिक प्रदेश है जो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, त्रिभुजाकार है। और किससे बना है, तो आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों से बना है, जिसमें जीवाश्म रहित ग्रेनाइट, नीस, चूना पत्थर, बालू पत्थर, ये सारी शैलें मिलती हैं। इसमें कौन कौन, अगर सीमा की बात करें तो उत्तर और उत्तर पूर्व सीमा कौन निर्धारित करता है, तो बुंदेलखंड का पठार और राजमहल की पहाड़ियाँ इसकी उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी सीमा निर्धारित करते हैं। जबकि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है वो इसकी पश्चिमी और पूर्वी सीमा बनाते हैं। और इस पठार का सबसे ऊँचा शिखर कौन सा है, तो अनाईमुड़ी शिखर है। ठीक है, अब यहाँ पर जनजीवन की बात करते हैं हम कि कैसा जनजीवन है, कैसी कृषि है। तो इस क्षेत्र में लाल, पीली, काली मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है यहाँ पर, तो लाल, पीली और काली मृदा यहाँ पर पाई जाती है। यह भाग धात्विक और अधात्विक खनिजों की दृष्टि से धनी है, मतलब बहुत सारी धात्विक खनिजें हैं, अधात्विक खनिजें वो यहाँ पर पाई जाती हैं। इस प्रदेश में खनन कार्यों के साथ कृषि कार्य भी किया जाता है, मतलब खनन कार्य तो किया ही जाता है और साथ ही साथ क्या किया जाता है, कृषि कार्य भी किया जाता है। यहाँ पर विभिन्न भाषी लोग रहते हैं, मतलब कई भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, जैसे कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, ये सारे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया संस्कृति के लिए है प्राकृतिक प्रदेश। मतलब इतने भाषी क्षेत्र यहाँ पर, मतलब भाषा के लोग रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारी भाषाएं बोलते हैं। अब हम कृषि की बात कर लेते हैं तो मेघालय पठार तथा अन्य स्थानों पर रहने वाली आदिम जनजातियां यहाँ पर जीवन निर्वाह झूम कृषि के द्वारा करती हैं। ठीक है, अगर हम कृषि की बात करें तो मेघालय का जो पठार है वो भी इसमें आता है। तो मेघालय पठार तथा अन्य स्थानों पर रहने वाली जो आदिम जनजातियां होती हैं वो यहाँ पर क्या करती हैं, तो जीवन निर्वाह करने के लिए झूम कृषि द्वारा अपना जीवन निर्वाह करती हैं। यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, जिन स्थानों पर पाई जाती है वहाँ पर क्या किया जाता है, तो वहाँ पर कपास की खेती की जाती है। मतलब जिन एरिया में
काली मृदा पाई जाएगी, वहाँ पर कपास की खेती की जाएगी। इसके अलावा तालाबों, नहरों द्वारा यहाँ पर सिंचाई के कारण यहाँ पर ज्वार, बाजरा, गेहूं, कपास, मूंगफली, गन्ना आदि की कृषि प्रमुख है। ठीक है, तो सिंचाई के माध्यम से हम और भी फसलें उगाते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं, कपास, गन्ना, ये सारी फसलें। इसके अतिरिक्त डेल्टाई भागों में चावल की कृषि की जाती है। ठीक है, जो डेल्टाई भाग है यहाँ पर, जहाँ पर नदियाँ होकर डेल्टा बनाती हैं, तो वहाँ पर चावल की कृषि भी हम करते हैं। अगर हम उद्योग धंधों की बात करें तो खनिजों की प्रचुरता के कारण खनन उद्योग यहाँ पर विकसित है। विद्युत परियोजनाओं के विकास के परिणाम स्वरूप सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट, कांच, इंजीनियरिंग, दिरा सलाई, चीनी उर्वरक उद्योग आदि विकसित हैं। लघु कुटीर उद्योग में जैसे हैंडलूम, कालीन, टोकरी, बीड़ी उद्योग भी यहाँ पर विकसित हैं। ठीक है, तो उद्योग धंधों की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर पठारी एरिया है, तो खनन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। ठीक है, विद्युत परियोजनाओं का अच्छा खासा विकास हो गया है यहाँ पर, तो इसलिए और भी जो उद्योग है जैसे सूती वस्त्र है, सीमेंट है, कांच, इंजीनियरिंग, दिया सलाई, चीनी उर्वरक, तो ये उद्योग भी यहाँ पर विकसित हैं। और लघु एवं कुटीर उद्योग की बात करें तो इसमें हैंडलूम, कालीन, टोकरी, बीड़ी उद्योग ये भी यहाँ पर विकसित हैं। ठीक है, तो उद्योग धंधों की बात हो गई। अब प्रमुख राज्यों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राज्य इस एरिया में आते हैं, दक्षिणी पठारों में, और कौन कौन से नगर आते हैं। तो इसमें राजस्थान का एरिया, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये सारे जो प्रदेश हैं ये यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। साथ ही साथ आपको सतारा, पुणे, भिलाई, विशाखापट्टनम, बोकारो जैसे शहर भी देखने को मिलेंगे। तो ये इस एरिया में आ जाते हैं, दक्षिण के पठारी भाग में। नेक्स्ट जो भाग है वो है भारत का तटवर्ती मैदान। दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम दिशा में तटीय मैदानों से ये घिरा हुआ है। यह उत्तर में अधिक चौड़ा है और इस मैदान का विस्तार पश्चिमी घाट तथा अरब सागर तट के बीच में गुजरात से लेकर कन्याकुमारी के मध्य में है। देखिए है क्या कि जो समुद्र का नीचे का आप जो भाग देखते हैं, दक्षिणी पठारी भाग जो हमने पढ़ा अभी, प्रायद्वीपीय भाग वो हमने पढ़ा, तो उसके जो आसपास का जो एरिया जो समुद्र से लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भारत का तटवर्ती मैदान कहते हैं, क्योंकि ये समुद्र से लग रहा है। तो इसी एरिया की बात की जा रही है कि उत्तर में अगर हम देखें तो ये अधिक चौड़ा होता है, ठीक है, जबकि नीचे जाते जाते क्या है ये सकरा होता जाता है। जैसे हम केरल और तमिलनाडु के साथ साइड में पहुंचते हैं तो ये सकरा होता जाता है। तो इसी की बात की जा रही है। इस मैदान का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो पश्चिमी साइड अगर हम देखें तो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी के मध्य में स्थित है। और इसी भाग में गुजरात से लेकर गोवा का जो बीच में जो हिस्सा पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कोंकण तट कहते हैं। जबकि मध्यवर्ती बीच का जो मैदान है वहाँ पर गोवा से लेकर मैंगलोर तक का जो भाग है उसे क्या कहते हैं, कन्नड़ तट कहते हैं। जबकि मैंगलोर से लेकर संपूर्ण केरल तक का जो तट कहलाता है वो मालाबार तट कहलाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि मालाबार तट कहाँ पर फैला हुआ है तो संपूर्ण केरल जो है वो मालाबार तट में आ जाता है आपका। ठीक है, मालाबार तट में खारे पानी की झील पाई जाती है जिसे लैगून झील कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो भी झीलें पाई जाती हैं खारे पानी की उन्हें क्या कहा जाता है, लैगून झील कहते हैं, क्योंकि इसका पानी जो है वो समुद्र के पानी से मिलता है, इसलिए खारा हो जाता है। जबकि स्थानीय भाषा में से क्या कहा जाता है, तो कयाल कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय भाषा में से कयाल कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य में गंगा के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। अभी हमने पश्चिमी साइड का देखा, अब हम पूर्वी साइड का देख रहे हैं। तो पूर्वी साइड में अगर हम देखें तो पूर्वी तटीय मैदान जो है वो पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य गंगा के मुहाने से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, जहाँ भी गंगा नदी का मुहाना बनता है आपका, तो वहाँ से लेकर संपूर्ण जो कन्याकुमारी वहाँ तक ये मैदान विस्तृत है। इस मैदान का जो उत्तरी भाग है उसे हम लोग उत्तरी सरकार तट कहते हैं, जबकि दक्षिणी भाग यानी कि जो तमिलनाडु में पड़ता है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान में चिल्का और पुलिकट जैसी लैगून झीलें पाई जाती हैं। अगर हम पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो यहाँ पर आपको लैगून झीलों में पुलिकट झील देखने को मिलेगी, चिल्का झील देखने को मिलेगी। तो ये हो गया भारत का तटवर्ती मैदान। अगर यहाँ पर जनजीवन की बात करें तो ज़्यादातर लोग जो है वो मत्स्य पालन पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे गांव और घरों की प्रधानता होती है। ठीक है, कृषि की अगर हम बात करें तो इसमें मालाबार जो तट है वो कृषि प्रधान है। ठीक है, जो मालाबार तट है केरल का तो वो कृषि प्रधान है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाला वगैरह ये सारी चीज़ें की खेती की जाती है। ठीक है, वहाँ पर व्यापार के लिए फलों का उत्पादन किया जाता है जिसमें रबड़, कॉफ़ी, चाय, मसाले, काजू आदि सम्मिलित हैं। प्रदेश में वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, इसके कारण धान, चारा, रागी, तिलहन की कृषि भी बहुत ज़्यादा की जाती है। गन्ना की कृषि भी इसी भाग में की जाती है, विशेषकर मसालों की यहाँ पर कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया कृषि के बारे में। उद्योग धंधों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों की अधिकता, क्योंकि कृषि बहुत अच्छी होती है, बारिश होती रहती है, पानी की कमी नहीं है, तो यहाँ पर जो है कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं उनकी अधिकता होती है। इनमें काजू, मत्स्य, बीड़ी उद्योग, वन आधारित, कागज आधारित, जहाज निर्माण, खनिज उर्वरक और सॉफ्टवेयर उद्योग सम्मिलित हैं। ठीक है, तो बेंगलोर का जो हिस्सा है वो सॉफ्टवेयर उद्योग में आ जाएगा। तो ये सारे उद्योग धंधे यहाँ पर विकसित हैं। प्रमुख राज्य एवं प्रमुख नगरों की बात करें जो इस एरिया में आते हैं तो इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा आदि राज्य शामिल हैं। यहाँ के प्रमुख नगरों की बात करें तो इसमें कोलकाता, भुवनेश्वर, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, गांधीनगर, मुंबई, एलुपुरम और पणजी आदि आते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख राज्य एवं नगर हैं जो इस एरिया में आते हैं। अब भारतीय द्वीप समूह की बात कर लेते हैं, लास्ट है आपका ये। ठीक है, तो भारतीय द्वीप समूह की बात करें तो भारत में छोटे छोटे द्वीप समूह भी हैं। एक द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में
एक द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट से कुछ दूरी पर स्थित है, जो अपेक्षाकृत बड़ा है, जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है, तो दो द्वीप समूह हैं यहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप। ठीक है, तो भारत में छोटे छोटे द्वीप समूह भी पाए जाते हैं। एक द्वीप समूह की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और म्यांमार के तट से थोड़ी दूरी पर स्थित है, जो बहुत बड़ा भी है। ठीक है, जिसे हम लोग लक्षद्वीप के नाम से, सॉरी, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, और दूसरे का नाम है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की बात करें, जिसका अभी बहुत नाम आप सुन रहे होंगे, ठीक है, तो जो केरल तट से कुछ दूरी पर अरब सागर में ही स्थित है। तो लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर में ही स्थित है। ये प्रबाल मूंगे के अवशेषों द्वारा निर्मित है। मतलब प्रबाल जो होता है एक छोटा सा कीड़ा होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट को ही खाते हैं। तो एक के ऊपर एक चढ़ते जाते हैं, ऐसे करके ये द्वीप बना हुआ होता है। ठीक है, करोड़ों ईयर की प्रोसेस होती है, उससे ये बनता है। ठीक है, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों का जो समूह है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भी इसी पर स्थित है। ये क्वेश्चन याद कर लेना कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही ये स्थित होता है। ठीक है, तो दो द्वीप समूह हो गए, एक हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट से थोड़ी दूरी पर स्थित है, और दूसरा हो जाएगा आपका अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप जो केरल के तट से थोड़ी दूरी पर स्थित है। ठीक है, जनजीवन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कम जनसंख्या आवास करती है, क्योंकि इतनी चीज़ें नहीं है, सुविधाएं नहीं है। ठीक है, परिवहन का जाल नहीं है, एरिया इतना नहीं है, तो यहाँ पर जो जनसंख्या वो कम आवास करती है। ठीक है, लेकिन लक्षद्वीप का जो जनसंख्या घनत्व है वो अंडमान निकोबार द्वीप से ज़्यादा है। ठीक है, द्वीपों पर आदिम जनजातियों का आवास है, जैसे जारवा, सेंटलीज जनजाति यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अपेक्षा लक्षद्वीप ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आदिम जनजातियाँ ज़्यादातर रहती हैं, जैसे सेंटलीज है, जारवा है। कृषि की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चावल की खेती की जाती है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसकी की जाती है? तो चावल की खेती की जाती है। इसके अतिरिक्त मक्का, ज्वार, बाजरा, बागाती फसलें, सुपारी, हल्दी, ऐसी फसलें जो होती हैं वो उगाई जाती हैं। वहीं लक्षद्वीप में ज़्यादातर मत्स्य पालन का कार्य किया जाता है। मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो मछली मतलब पालन पर ही डिपेंड करते हैं। उद्योग धंधों की अगर हम बात करें तो यहाँ कृषि उत्पादों का उद्योग, मतलब कृषि उत्पादों से संबंधित जो उद्योग हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मत्स्य उद्योग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो ज़्यादातर यहाँ पर प्रचलित हैं। इसके अलावा सागर से रत्नों को प्राप्त करना जैसे क्रियाकलाप यहाँ पर शामिल हैं। ठीक है, सागरों से बहुत सारे रत्न वगैरह मिलते हैं, तो वो भी काम यहाँ पर चलता रहता है। तो ये उद्योग धंधों की बात होगी। प्रमुख राज्य एवं नगरों की अगर हम बात करें तो इसमें मिनकाय द्वीप, पोर्ट ब्लेयर जैसे नगर अवस्थित हैं। ठीक है, अंडमान को भी कई भागों में बांटा गया था, लिटिल अंडमान, मद अंडमान, ऐसे करके। तो कई जो नगर है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे आपको। तो ये प्रमुख नगर, राज्य एवं नगर हो गए इसके। तो ये जितने भी भारत के भौगोलिक क्षेत्र थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो कुछ क्वेश्चन है जो एक नंबर में बन सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, सबसे पहला स्थान किसका आता है? तो रूस का आता है। दूसरे नंबर पर कनाडा आता है। ठीक है, 5वें नंबर पर ब्राजील आता है और 6ठे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, एक देश भी है। ठीक है, तो 6ठे नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया आएगा और 7वें नंबर पर आपका भारत आता है। भारत को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? तो 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। भाबर एवं तराई किस प्राकृतिक प्रदेश के उपभाग हैं? तो मैदानी जो भाग है आपका, मध्यवर्ती मैदानी भाग, उसी को हम बांटते थे भाबर एवं तराई प्रदेश में। तो इसी के ये उपभाग हैं। लुधियाना किसके लिए फेमस है? तो हौजरी के लिए। ठीक है, हौजरी जो होता है उसकी के लिए लुधियाना फेमस है। ठीक है, अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेश। तो इसमें उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर भाग में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है? अगर भारत का मैप देखें तो उत्तर भाग में, उत्तर मध्य भाग में स्थित है। इसकी स्थिति की बात करें तो 23.5 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 24 उत्तरी अक्षांश के मध्य में ये स्थित है। और देशांतरी विस्तार देखें तो 77 डिग्री 05 पूर्वी देशांतर से लेकर 24 डिग्री 58 पूर्वी देशांतर के मध्य में ये स्थित है। इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो 240 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट है? तो 7.33% ये पूरे क्षेत्रफल का है भारत के। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथा है। तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में क्या लिखना है कि उत्तर मध्य भाग में ये स्थित है भारत के। अक्षांशी विस्तार, देशांती विस्तार नहीं आता तो मत लिखना। ठीक है, पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो 240 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है इसका कुल क्षेत्रफल। और भारत के कुल क्षेत्रफल का ये कितना है? तो 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद चौथा नंबर है। ठीक है, तो चौथे नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या के अगर हिसाब से देखें तो पहले नंबर पर आता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की अगर हम स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश को हम बीच में रखते हैं। इसके अगर हम उत्तर में देखें कौन कौन स्थित है, तो उत्तर में आपको नेपाल और उत्तराखंड देखने को मिलेगा। पूर्व में बिहार और झारखंड देखने को मिलेगा। इसके दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है और दक्षिण में मध्य प्रदेश है।
ठीक है। और उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश से मिलते हैं। अगर हम बात करें पश्चिम की, तो वहाँ पर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान देखने को मिलेगा और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2-3 याद रख लेना, 1 नंबर में हो सकता है आपसे पूछ ले। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक प्रदेशों की बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को वर्गीकृत किया गया है और ये प्राकृतिक प्रदेश उत्तर से दक्षिण किस नाम से जाने जाते हैं वो देख लेते हैं। तो ये क्रमशः भाबर एवं तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी भाग और दक्षिणी पठारी भाग के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश का जो आप मैप देखेंगे उसकी बात कर रहे हैं। उसमें जो उत्तरी भाग देखने को मिलेगा वो भाबर एवं तराई प्रदेश कहलाएगा, बीच का भाग गंगा यमुना का मैदानी भाग कहलाएगा और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी पठारी प्रदेश कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे भाबर एवं तराई प्रदेश की। तो भाबर का क्षेत्र हमने पढ़ा ही था क्या होता है। तो पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तथा कुशीनगर तक की जो भूमि की पतली सी पट्टी पाई जाती है वो भाबर एवं तराई कहलाती है। ठीक है, अगर हम बात करें पश्चिम में सहारनपुर जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ से लेकर पूर्व में देवरिया और कुशीनगर तक भूमि की जो पतली पट्टी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? तो भाबर एवं तराई कहलाती है। भाबर क्षेत्र की बात करें तो इसमें नदियां लुप्त हो जाती हैं जो तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट हो जाती हैं। तो इसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं जिनके अंदर नदियां चली जाती हैं। ठीक है, फिर ऊपर से दिखता नहीं, सिर्फ कंकड़ पत्थर दिखते हैं। तो फिर बाद में क्या होता है, फिर इन कंकड़ पत्थरों से वो निकलती हैं और कहाँ निकलती जाके? तो तराई क्षेत्र में। भाबर क्षेत्र वह पर्वतीय भूभाग है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि एकदम पहाड़ों के नीचे का जो हिस्सा होता है वो भाबर प्रदेश कहलाता है। तो भाबर क्षेत्र जो है वो वह पर्वतीय भूभाग है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। इसका विस्तार जो है उत्तर प्रदेश में बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी जिलों में स्थित है। ठीक है, तो इन जिलों के नाम याद कर लेना, 2-3 तो याद कर ही लेना। तो भाबर प्रदेश के बारे में देख लिया। अब हम देख लेते हैं तराई प्रदेश के बारे में। भाबर के दक्षिणी भाग में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र जो महीन अवसादों से निर्मित है तराई क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम भाबर के दक्षिण में आएंगे तो वहां पर क्या है? दलदली एवं गाद मिट्टी वाला जो क्षेत्र है जो महीन अवसादों से बना होता है उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र घने जंगलों एवं लंबे हाथी घासों के से ढका होता है। मतलब ये क्षेत्र क्या है? यहाँ पर घने जंगल आपको देखने को मिलेंगे, लंबे मतलब घास का एक प्रकार है जिसे हम लोग लंबे हाथी घास कहते हैं, तो उनसे ये ढका होता है और कभी कभी ये 80 से 90 किलोमीटर चौड़ा भी होता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम चौड़ाई देखें तो 80 से 90 किलोमीटर चौड़ा ये फैला हुआ है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो सहारनपुर, रामपुर, बरेली, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, देवरिया जिलों के कुछ भाग इसमें आते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक जिला दोनों भागों में नहीं आ सकता, भाबर और तराई में, तो कुछ जिले हैं जो दोनों एरिया में आ जाते हैं, जैसे सहारनपुर हो गया आपका। भूमि सुधार कार्यक्रमों के कारण इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो गई है। मतलब पहले तो तराई क्षेत्र जो था वो बहुत ज़्यादा 80 से 90 किलोमीटर तक फैला हुआ था, लेकिन अब क्या कि बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए भूमि सुधार के, तो जिससे इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम हो गई। अब यहाँ पर कई फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे गेहूँ, गन्ना, धान की फसलें बहुत ज़्यादा उपजाई जाती हैं। तो ये हो गया भाबर एवं तराई क्षेत्र। दूसरा जो भाग था वो था गंगा यमुना का मैदानी भाग। इसका विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार भाबर और तराई प्रदेश तथा दक्षिणी पठारी प्रदेश के मध्य में, मतलब जो दोनों प्रदेश हैं उनके मध्य में ये भाग पाया जाता है, मतलब बिल्कुल सेंटर में ये पाया जाता है। इस प्रदेश की पश्चिमी और पूर्वी सीमा जो है प्राकृतिक रूप से क्रमशः यमुना व गंडक नदियों द्वारा बनाई गई है। ठीक है, अगर इसकी पश्चिमी सीमा की बात करें तो यमुना नदी और पूर्वी सीमा की बात करें तो गंडक नदी द्वारा इसकी बनाई गई है। इस मैदानी भाग को गंगा यमुना दोआब भी कहते हैं। ठीक है, तो इस मैदानी भाग को हम किस नाम से जानते हैं? तो गंगा यमुना दोआब के नाम से भी इसे जानते हैं। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के कारण ये प्रदेश काफ़ी उपजाऊ है, बहुत सारी नदियाँ अपना अवसाद लाती हैं, तो उसकी वजह से ये जो प्रदेश है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। निक्षेपों के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया, खादर और बांगर। खादर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा भूभाग होता है जो प्रतिवर्ष नदियों के बाढ़ का पानी से सिंचित होता है। मतलब बाढ़ का पानी यहाँ पर आता रहता है, तो ये भाग जो है वो हमेशा सिंचित रहता है। यह मृदा जो होती है वो अत्यंत उपजाऊ होती है, क्योंकि बाढ़ का पानी आ रहा है तो बहुत सारी निक्षेपें लाता है। ठीक है, तो वो हमेशा उपजाऊ रहती है ये चीज़। इस मृदा में पोटास, मैग्नीशियम, चूना, जीवावशेषों की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन की कमी होती है। इसे नवीन कांप, नूतन जलोढ़ और कछार भी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखना, ये 1 नंबर में बनेगा। ठीक है, ये चीज़ 1 नंबर में बनेगी कि कछार किसे कहा जाता है? तो खादर भूमि जो होती है उसे कछार भी कहा जाता है, नवीन कांप भी कहते हैं क्योंकि नई जो होती है मिट्टी यहाँ पर आती रहती है, नूतन जलोढ़ भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो नूतन जलोढ़ कहेंगे, नवीन कांप कहेंगे, कछार भी कहेंगे, तो ये इसके नाम है। ठीक है, ये कह सकते हैं सिनोनिम से। तो खादर ऐसा भूभाग होता है जो प्रतिवर्ष नदियों के जल द्वारा सिंचित होता है। यहाँ पर बाढ़ का पानी आता रहता है, इसलिए इसकी जो मृदा है वो बदलती रहती है और काफ़ी उपजाऊ होती है। और यहाँ पर किसकी अधिकता पाई जाती है? तो पोटास, मैग्नीशियम, चूना और जीवावशेषों की यहाँ पर अधिकता पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन की यहाँ पर कमी होती है। ठीक है, बांगर के बारे में जान लेते हैं। ऐसे पुरातन जलोढ़ वाले क्षेत्र होते हैं ये जहाँ बाढ़ का पानी अब नहीं पहुँच पाता, बांगर का क्षेत्र कहलाता है। इस मृदा में फास्फोरस एवं चूने की पर्याप्त मृदा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटास जैसे तत्वों की
न्यूनता पाई जाती है। ठीक है, अगर हम बांगर की क्षेत्र कहते हैं तो ये पुरानी मिट्टी वाले मैदान हैं जहाँ पर बाढ़ का पानी अब नहीं पहुँच पाता। मतलब पहले तो पहुँचता था तो ये उपजाऊ रहते थे, लेकिन अब उतने उपजाऊ नहीं रहते क्योंकि इसमें बाढ़ का पानी हमेशा नहीं पहुँचता। ठीक है, तो ऐसे जो क्षेत्र हैं वो बांगर कहलाते हैं। ठीक है, बांगर के क्षेत्र कहलाते हैं। इसमें फास्फोरस एवं चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाएगा, तो फास्फोरस और चूने की पर्याप्त मात्रा, जबकि नाइट्रोजन और पोटास जैसे तत्वों की न्यूनता पाई जाती है, ये कम पाए जाते हैं। ठीक है, उपजाऊ भूमि, कृषि, पशुपालन एवं विकसित उद्योगों द्वारा यह प्रदेश जो है बहुत ज़्यादा विकसित है। जनसंख्या सघन होने के कारण यहाँ पर बड़े बड़े नगर स्थित हैं, जैसे कानपुर नगर है, वो भी इसी एरिया में आता है। लखनऊ है, आगरा है, वाराणसी है, इलाहाबाद है, ये सारे इसी एरिया में आते हैं। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग देखने को मिलेंगे आपको, औषधि उद्योग देखने को मिलेंगे, साबुन उद्योग, चीनी मिट्टी, गलीचा निर्माण आदि ये सारे उद्योग देखने को मिलते हैं इस एरिया में। ठीक है, अब जो तीसरा जो भाग है वो है दक्षिण पहाड़ी पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो आप सभी ने उत्तर प्रदेश का मैप देखा होगा, उसमें जो दक्षिणी भाग होता है वो क्या कहलाता है, तो दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 45,200 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इसके अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड के भाग सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें कई सारे जिले आ जाते हैं। इसकी उत्तरी सीमा जो है वो गंगा और यमुना नदी द्वारा निर्धारित की जाती है, जबकि इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो विंध्याचल पर्वत तथा पूर्व में केन नदी और पश्चिम में बेतवा नदी द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसकी सीमा याद रखना किसके द्वारा निर्धारित की जा रही है इस क्षेत्र की, तो उत्तर में उत्तरी सीमा जो है वो गंगा यमुना नदी निर्धारित करती है, दक्षिणी सीमा विंध्याचल पर्वत और पूर्व में केन नदी और पश्चिम में बेतवा नदी इसकी सीमा निर्धारित करती है। इसके अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, मिर्जापुर आदि जिले आते हैं। तो ये सारे जिले किसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के। यहाँ की मुख्य फसलों की बात करें तो ज्वार, तिलहन, चना, गेहूं इसकी यहाँ की मुख्य फसलें हैं। यहाँ खनिजों की प्रचुरता के कारण यहाँ पर लोहा, बॉक्साइट, सिलिका, डोलोमाइट, हीरा आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो पठारी क्षेत्र है ये, तो इसमें बहुत सारे खनिज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कोयला है, बॉक्साइट है, सिलिका है, डोलामाइट है, हीरा है। विद्युत उत्पादन संयंत्र, स्टील प्लांट, एल्यूमिनियम उत्पादन उद्योग इस क्षेत्र में विकसित है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पर। स्टील प्लांट देखने को मिलेगा, विद्युत उत्पादन संयंत्र देखने को मिल जाएगा, एल्यूमिनियम उत्पादन उद्योग देखने को यहाँ पर मिलेगा आपको। इनमें आपको दशावतार मंदिर देखने को मिलेगा, कलिंजर का किला यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये दर्शनीय स्थल है यहाँ के। तो ये बात हो गई दक्षिणी पठारी क्षेत्र की। तो उत्तर प्रदेश के तीनों पार्टों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां। तो इसमें पढ़ेंगे कि हम कौन कौन सी अनुसूचित जातियां हैं और जनजातियां हैं जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16.6% अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है। ठीक है, अगर पूरे देश की बात करें जो 2011 में जनसंख्या हुई थी, ठीक है, उनकी गणना जो हुई थी, तो उसमें 16.6% अनुसूचित जातियों की संख्या है। जबकि उत्तर प्रदेश में अगर यही बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या का 20.69% अनुसूचित जातियों की संख्या है। ठीक है, अगर पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में 16.6% पाई जाती है अनुसूचित जातियां। अगर उत्तर प्रदेश की जनगणना करी गई है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखें तो उसमें 20.69% जो है वो क्या है, अनुसूचित जातियों की संख्या है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर अनुसूचित जातियों की बात करें तो कहाँ पर पाई जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती हैं। जबकि देश की बात करें तो पंजाब है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों वाले जिले कौन कौन से हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं, तो सीतापुर है, प्रयागराज है, हरदोई है, आजमगढ़ है आदि। ठीक है, तो कई सारे जिले हैं जहाँ पे अनुसूचित जातियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। जबकि सबसे कम अनुसूचित वाले जिलों की अगर हम बात करें तो सबसे कम पाई जाती हैं आपकी बागपत में, श्रावस्ती में, गौतम बुद्ध नगर में और महोबा में। ठीक है, यहाँ पर सबसे कम अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं। प्रदेश में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है, तो 90% है। ठीक है, जो अनुसूचित जातियाँ हैं उनमें लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो वो 90% है। ये चीज़ याद रखना कि कुल जनसंख्या का अगर देखा जाएगा तो 20.69 हो जाएगा। अब परसेंटेज के हिसाब से देखा जाएगा तो पंजाब फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पे अनुसूचित जाति हैं, तो उत्तर प्रदेश में है, और परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो पंजाब में है। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन याद रखना इस चीज़ को कि पंजाब जो है वो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा है। परसेंटेज अगर देखें कि सबसे ज़्यादा किसका अनुसूचित जातियों का, तो पंजाब का है, और जनगणना के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अनुसूचित जनजातियों की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 0.6% है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है, तो वो 0.6% है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या सोनभद्र में, जबकि सबसे कम संख्या जो है वो बागपत में पाई जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अनुसूचित जनजातियों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, तो वो सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ देखने को मिलेंगे, सोनभद्र में मिलेंगे, और सबसे कम कहाँ मिलेंगे, तो वो बागपत में मिलेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जालौन और अयोध्या जिले में एक भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती। ठीक है, और जालौन और अयोध्या एक ऐसे जिले हैं जहाँ पर एक भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है।
उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो गोंड, बुक्सा, थारू, जौनसारी, खरबार और माहीगीर, ये प्रमुख जनजातियां हैं जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, जिसमें गोंड फेमस है, बुक्सा फेमस है, ठीक है, थारू फेमस है, जौनसारी, खरवार, माहीगीर, ये जो जनजातियां हैं ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। जनजाति भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला वैधानिक शब्द। अगर एक नंबर में आए कि जनजाति से आप क्या समझते हैं, तो जनजाति जो शब्द है वो भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला वैधानिक शब्द है। ठीक है, हम आदिवासियों के लिए ये शब्द यूज करते हैं जनजाति। आपको जनजातियां देख लेते हैं और उनके जिले देख लेते हैं कहाँ पर वो पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे गोंड है, धुरिया है, नायक है, ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ। ठीक है, तो गोंड का याद रखना, गोरखपुर में पाई जाती है। ठीक है, गोंड कहाँ पाई जाएगी? तो गोरखपुर में पाई जाएगी। धुरिया, नायक, गोंड तीनों कहाँ पर पाई जाती हैं? तो महाराजगंज में भी देखने को मिलेंगी, सिद्धार्थनगर में भी, बस्ती में भी, देवरिया में भी, मऊ में भी। खरवार की बात करें तो ये आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, वाराणसी वाले इलाके में देखने को मिलती हैं। सहरिया की बात करें तो ये बलिया, देवरिया, गाजीपुर, सोनभद्र, वाराणसी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और बुक्सा की बात करें तो ये बिजनौर में देखने को मिलेगी, तो बुक्सा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, बिजनौर में देखने को मिलती है। थारू कहाँ पर देखने को मिलती है? तो लखीमपुर खीरी, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर। ठीक है, और माहीगीर है आपकी बिजनौर में, और ये इस्लाम धर्म को मानते हैं माहीगीर वाले। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि गोंड जो है, धुरिया, नायक जो है वो गोरखपुर, देवरिया, मऊ में पाई जाती हैं। ज़्यादातर जितनी भी उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं वो कहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको? अगर मैप देखें आप तो या तो दक्षिण में देखने को मिलेंगी या पूर्वांचल में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर पश्चिम की साइड में आएंगे जैसे मैनपुरी जिला है, फिरोजाबाद जिला है, ठीक है, या एटा जिला है, यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलती हैं। अब हमें एक दो जनजातियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले थारू के बारे में। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में थारू सबसे अधिक है। अगर हम जनसंख्या देखें कि सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यह प्रदेश के तराई क्षेत्र में अवस्थित है। तराई के क्षेत्र में मतलब कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है। ठीक है, ये ऊपर की साइड विकसित है, वहाँ पर तराई का क्षेत्र है, तो सबसे ज़्यादा ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और श्रावस्ती में पाई जाती हैं। इनकी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, मतलब कृषि पर ही ये डिपेंड रहते हैं। ये मुख्यतः धान की खेती करते हैं। इनकी व्यवसाय पशुपालन, लकड़ी कटाई, शिकार, जड़ी बूटी इत्यादि इकट्ठा करना इनका प्रमुख व्यवसाय है। ठीक है, तो ये धान की खेती करते हैं, कृषि प्रधान है इनकी अर्थव्यवस्था। साथ ही साथ ये क्या करते हैं? पशुपालन भी करते हैं, लकड़ी की कटाई भी करते हैं, शिकार, जड़ी बूटी इकट्ठा करना ये भी काम इनका है। लखीमपुर खीरी में इनके लिए एक महाविद्यालय भी स्थापित किया गया। ठीक है, इनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि इनके लिए एक महाविद्यालय भी स्थापित किया गया। कहाँ पर? तो लखीमपुर खीरी में। दूसरी जो हमारी जनजाति है वो है बुक्सा। बुक्सा जो है वो बिजनौर जनपद में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में इनका निवास है। कहाँ पर स्थित है ये? तो बिजनौर जनपद में। तो बिजनौर जनपद में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में इनका निवास है। इनका प्रिय भोजन मछली और चावल है, और ये हिंदी बोलते हैं। ठीक है, जो बिजनौर में ये रहते हैं बुक्सा जनजाति, और छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में ये रहते हैं, ये हिंदी बोलते हैं, और मछली चावल इनका भोजन है। खरवार की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र में ये निवास करते हैं। इनकी पारंपरिक गतिविधियों में कृषि, पशुपालन, शिकार आदि आते हैं। कर्मा जो है खरवार जनजाति का नृत्य है। ठीक है, तो ये इनकी जनजाति का नृत्य, ये चीज़ याद रखना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है उत्तर प्रदेश खनिज संपदा शक्ति के साधन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी खनिज संपदा पाई जाती है, कौन कौन से शक्ति साधन, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि प्रधान राज्य होने के साथ साथ खनिज संपदा का भी धनी राज्य है। मतलब कृषि प्रधान तो है ही है, साथ ही साथ बहुत सारे खनिज भी यहाँ पर मिलते हैं। खनिज आधारित उद्योग लगने के उद्देश्य वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। ठीक है, तो खनिज आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य क्या हुआ? 1974 में क्या किया गया? उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई? 1974 में। एक नंबर पूछ सकते हो तो याद रखना। उत्तर प्रदेश खनिज नीति की घोषणा कब की गई? तो 1988 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश खनिज नीति की घोषणा 1988 में की गई। इस नीति में खनिज संसाधनों के विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। ठीक है, उससे पहले उद्योग का दर्जा नहीं दिया जाता था खनिज संसाधनों को, लेकिन जब खनिज नीति आई 1988 में, इसके बाद जो खनिज संसाधन थे उनके विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। प्रदेश में प्रयागराज, मिर्जापुर, ललितपुर, महोबा, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, झांसी जिले जो है वो खनिज संसाधनों के भंडारण के दृष्टिकोण से धनी, मतलब इन जिलों में बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, दक्षिण यूपी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रयागराज, मिर्जापुर, ललितपुर, महोबा, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, झांसी ये सारे जिले आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज देखने को मिलते हैं। अब राज्य के खनिज संसाधन देख लेते हैं। एक तरफ लिखा है खनिज और दूसरी तरफ प्राप्ति स्थल लिखा है कि कौन सा खनिज कहाँ पे मिलता है। तो चूना पत्थर की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है
ठीक है, देश में जहाँ पर सबसे ज़्यादा चूना पत्थर मिलता है, और ये आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलता है। ठीक है, तो मिर्जापुर और सोनभद्र में आपको क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है। अगर हम कोयले की बात करें तो कोयला हमें मिलता है सिंगरौली सोनभद्र में। सोनभद्र में एक जगह है सिंगरौली, वहाँ पर कोयला देखने को मिलता है। डोलोमाइट की बात करें तो ये सीमेंट और तेजाब यहाँ से मिलता है, और ये जगह जो है वो मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में है। ठीक है, तो डोलोमाइट जिनसे हम सीमेंट और तेजाब बनाते हैं, ये आपका मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में मिलता है। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट जो है वो बांदा और चंदौली में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलेगा? तो बांदा और चंदौली में बॉक्साइट मिलेगा, और यहाँ पर हिंडाल्को कंपनी भी है जो एल्युमिनियम बनाती है इससे। ठीक है, कांच वालू की अगर हम बात करें तो ये गंगा और यमुना की जो रेत है उससे मिलती है कांच वालू। ठीक है, ज़्यादातर प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, झांसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंडोलसाइट जिससे स्पार्क प्लग बनाते हैं, स्पार्क प्लग उद्योग बनता है। ठीक है, उद्योग चलता है, तो ये आपका मिर्जापुर में मिलता है। ठीक है, एंडोलसाइट जो कहाँ मिलता है? तो ये मिर्जापुर में मिलता है। उसके बाद आता है आपका पायरोफिलसाइट। ये कीटनाशक या सिरेमिक इससे बनाया जाता है। ठीक है, कीटनाशक वगैरह बनाए जाते हैं पायरोफिलसाइट से। तो ये आपका हमीरपुर और ललितपुर में मिलेगा। संगमरमर आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि चूना पत्थर भी वहीं मिल रहा है, संगमरमर भी यहीं पे मिल रहा है। ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र में। हीरा की अगर हम बात करें तो हीरा आपका बांदा और मिर्जापुर में मिलेगा। ठीक है, अगर हम सोने की बात करें तो सोना जो है वो रामगंगा और शारदा नदियों की रेत में मिलता है। ठीक है, रामगंगा और शारदा नदियों की रेत में क्या मिलेगा? आपका सोना मिलेगा। हीरा आपका बांदा और मिर्जापुर में मिलता है। संगमरमर आपका मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलता है। पायरोफिलसाइट जो है जिससे हम कीटनाशक बनाते हैं वो हमीरपुर और ललितपुर में मिलेगा। एंडोलसाइट जिससे स्पार्क प्लग बनाए जाते हैं वो मिर्जापुर में मिलता है। कांच वालू जो है वो प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, झांसी यहाँ देखने को मिलेगी। बॉक्साइट जिससे हम लोग एल्युमिनियम वगैरह बनाते हैं तो वो आपका बांदा और चंदौली में मिलेगा। चूना पत्थर मिर्जापुर, सोनभद्र में। कोयला सिंगरौली, सोनभद्र में। डोलोमाइट जिससे हम सीमेंट या तेजाब बनाते हैं वो मिर्जापुर, सोनभद्र या बांदा में। ठीक है, चूना पत्थर और संगमरमर तो सीधा सीधा याद हो गया, मिर्जापुर और सोनभद्र। कोयला का याद रख लेना, एक ही जगह है, सिंगरौली, सोनभद्र में, जहाँ पर ये मिलता है। ठीक है, सोना याद रख लेना, रामगंगा और शारदा नदी जो है उनकी रेत में सोना मिलता है। ठीक है, तो इतना टफ नहीं है, आप याद कर सकते। खनिज संसाधन हमने देख लिए, अब हम शक्ति के साधन देख लेते हैं। बढ़ती जनसंख्या और तीव्र औद्योगिकरण से ऊर्जा की मांग में अनवरत रूप से वृद्धि हो रही है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा उत्पादित विद्युत के दो प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, और इंडस्ट्रीज वगैरह लगती जा रही है, वैसे ऊर्जा की मांग भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बिजली की मांग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए जो वर्तमान सरकार की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में प्रदेश में जो विद्युत है, जो बिजली है, वो दो प्रकार से उत्पादित की जाती है। दो स्रोत हैं उसके प्रमुख। पहला तापीय विद्युत और दूसरा है आपका जल विद्युत। ठीक है, तापीय विद्युत में बहुत सारे विद्युत गृह आ जाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो तापीय विद्युत गृह होते हैं या तापीय विद्युत परियोजनाएं होती हैं वो कोयला पर आधारित होती है। मतलब जो हम कोयले से बिजली बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो तापीय विद्युत परियोजनाएं कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? कोयले द्वारा बिजली बनाई जाती है। इसमें आपका हरदुआगंज ताप विद्युत गृह आ जाएगा, जो कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ में स्थित है, और 1942 में ये स्थापित हुआ था। ऐसी परीक्षा तापीय विद्युत गृह आएगा, ये झांसी के निकट है। ठीक है, 640 मेगावाट इसकी पावर है। तीसरा है आपका ओबरा ताप विद्युत गृह, जो सोवियत संघ की सहायता से 1967 में इसका निर्माण शुरू हुआ था, और ये सोनभद्र में स्थित है। फिर आता है आपका चंदौसी ताप विद्युत गृह, जो मुरादाबाद के पास है। अनपरा ताप विद्युत गृह जो सोनभद्र में है, जापान की सहायता से लगाया गया था। और पनकी ताप विद्युत गृह जो कानपुर के निकट में है, 210 मेगावाट इसकी क्षमता है। तो ये जगह याद रखना कि कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, हरदुआगंज आपका अलीगढ़ में है, पारीछा आपका झांसी के निकट है, ओबरा जो है आपका वो सोनभद्र में स्थित है, चंदौसी आपका मुरादाबाद में स्थित है, अनपरा जो है सोनभद्र में, और पनकी कानपुर में स्थित है। पनकी का याद रखना, हरदुआगंज का याद रखना। ठीक है, और ओबरा और परीछा याद रखना, ये आ सकते हैं। ठीक है, अब जो एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश परिषद का गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन जो था वो 1959 में हुआ था। 1959 में उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन हुआ था। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन कब हुआ? तो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन हुआ था 1998 में, यानी कि 1998 में विद्युत नियामक आयोग का गठन हुआ था उत्तर प्रदेश में। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका रायबरेली में स्थित है, और ये कोयला आधारित है। ठीक है, ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो रायबरेली में स्थित है, और ये कोयला आधारित है। दूसरा है कि आमला ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये बरेली में स्थित है, और ये गैस आधारित है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ऊंचाहार आपका रायबरेली में है, आमला जो है वो आपका बरेली में है, जबकि टांडा ताप विद्युत केंद्र जो है वो अंबेडकर नगर में स्थित है, ये भी कोयला आधारित है। ठीक है, तो ऊंचाहार और टांडा जो है वो कोयला आधारित है, जबकि आमला जो है वो गैस आधारित है। प्रदेश में विद्युत की मांग प्रत्येक वर्ष 15% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से लगाया गया है कि प्रदेश में विद्युत की जो मांग है, बिजली की जो मांग है, वो हर साल 15% की दर से बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो बन सकते हैं इन्हें पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, कि ऊंचाहार ताप विद्युत केंद्र रायबरेली में स्थित है, आमला आपका बरेली में स्थित है, टांडा विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो अंबेडकर नगर में स्थित है, और ये कोयला पर आधारित है।
तो हर साल जो बिजली की मांग है, लाइट की मांग है, वो 15% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, पनकी आपका कानपुर में स्थित है, अनपर आपका सोनभद्र में स्थित है, जापान की सहायता से लगाया गया था। चंदौसी जो आपका मुरादाबाद में स्थित है। पारीछा की बात करें तो झांसी के निकट है। हरदोगंज आपका अलीगढ़ में है। ठीक है, और ओबरा आपका कहाँ पे है, तो सोवियत संघ की सहायता से निर्माण शुरू किया था हमने और सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, तो ये सारी ताप विद्युत परियोजनाएं हो गई जो कोयला पर आधारित होती हैं। उसके बाद एक नंबर में और याद कर सकते हैं आपकी भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना कब हुई, तो 1955 में हुई थी। ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, ये आ भी चुके हैं, तो इन्हें अच्छे से याद रखना कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, एससीईआरटी में दिए गए तो आ भी सकते हैं ये। उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई, तो 1974 में हुई। उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई। वहीं भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी। यूरेनियम आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो ललितपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक ही जगह है ललितपुर जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे। अब हम जल विद्युत उत्पादन केंद्र की बात कर लेते हैं। ठीक है, इनकी क्षमता वर्तमान में कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो 526 मेगावाट इनकी क्षमता है जल विद्युत उत्पादन केंद्र की। इसमें पहला आपका जाता है रेहंद जल विद्युत परियोजना। ठीक है, क्या आ जाता है, रेहंद जल विद्युत परियोजना। ये सोनभद्र में स्थित है। सोन नदी की सहायक नदी रेहंद पर 91.4 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया गया है। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। अगर रेहंद बांध की बात करें, ठीक है, या रेहंद जल विद्युत परियोजना की बात करें, तो ये सोनभद्र में स्थित है। सोन नदी की एक सहायक नदी है रेहंद नदी। ठीक है, तो इसी पर यह बनाया गया है। 91.4 मीटर ऊंचा कंक्रीट का एक बांध बनाया गया है, जिससे इसका उत्पादन किया जाता है बिजली का। और इससे होता क्या है, इससे जो बिजली उत्पादित की जाती है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों को उनमें बिजली पहुंचाती है वो। ठीक है, विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है उससे, मतलब 20 जिलों को ये बिजली पहुंचा रहा है रेहंद जल विद्युत परियोजना के। दूसरा जो विद्युत केंद्र है वो है माता टीला जल विद्युत केंद्र। ललितपुर में बेतवा नदी पर बांध बनाया गया है, जिसकी क्षमता है 30 मेगावाट, मतलब 30 मेगावाट की बिजली उत्पादित की जाती है यहाँ से। और उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती जनपदों में विद्युत की आपूर्ति की जाती है। मतलब ये बॉर्डर पर ही स्थित है, इसलिए जो मध्य प्रदेश है और जो उत्तर प्रदेश है, इसके जो आसपास के जिले हैं यहाँ पर विद्युत की आपूर्ति इससे की जाती है। तीसरा जो विद्युत उत्पादन केंद्र है वो है ओबरा जल विद्युत गृह। सोनभद्र में ओबरा नामक स्थान पर रेहंद नदी पर बांध बनाकर विद्युत की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये भी सोनभद्र में स्थित है और ओबरा नामक स्थान पर रेहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है जहां से बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये कहलाता है ओबरा जल विद्युत गृह। तो याद रखना, ओबरा जल विद्युत गृह जो है वो भी सोनभद्र में आपका स्थित है। ठीक है, और रेहंद नदी पर स्थित है, बांध बनाकर बनाया गया है। और रेहंद जल विद्युत परियोजना जो है वो भी सोन नदी की सहायक नदी रेहंद नदी पर ही है। यहाँ पर भी बांध बनाकर विद्युत की आपूर्ति की जाती है। तो इसे रेहंद कहते हैं और इसे ओबरा कहते हैं। ये ओबरा नामक स्थान पर, इसलिए इसे ओबरा कह देते हैं। और माता टीला जो है वो बेतवा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ललितपुर में बेतवा नदी पर एक बांध बनाया गया, तो उसे हम लोग माता टीला जल विद्युत गृह के नाम से जानते हैं। तो हमने दोनों शक्ति के साधन देख लिए। अब हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विकास देख लेते हैं। ठीक है, कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन से होते हैं और क्या होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। प्रदेश में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण एवं पर्यावरणीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई। ये चीज़ याद रखना कि वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई, 1983 में की गई। इसके अंतर्गत प्रदेश के 50 से अधिक जनपदों में नेडा कार्यालय खोले गए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या किए गए थे, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में नेडा कार्यालय खोले गए थे उत्तर प्रदेश के। इस संस्थान के द्वारा सोलर प्रकाश संयंत्र, सोलर हीटर, सोलर कुकर जैसे गैर परंपरागत स्रोतों का विकास किया जा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, जिन्हें हम लोग परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं, जैसे कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का विकास करने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी समाप्त ना हो। ठीक है, जिनसे प्रदूषण भी नहीं हो और कभी समाप्त ना हो, जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा। तो इनका हम ज़्यादातर विकास कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इनका यूज़ करें और पर्यावरण को भी साफ रख सकें और ये कभी ख़त्म भी नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 1983 में हमने क्या किया, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना की। इसके अंतर्गत हमने क्या किया था, 50 से अधिक जनपदों में नेडा कार्यालय खोले थे। अब ये कार्यालय क्या करते हैं, तो इस संस्थान के द्वारा क्या किया जाता है, तो सोलर प्रकाश संयंत्र, सोलर हीटर, सोलर कुकर जैसे जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उनका विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के बारे में। अब सौर ऊर्जा 2013 के बारे में पढ़ लेते हैं कि सौर ऊर्जा नीति जो 2013 में आई थी उसमें किसकी बात की गई है। अगर हम सौर ऊर्जा नीति की बात करें तो 2013 में आई थी, ये जनवरी 2013 में, और इसमें निम्न बिंदुओं पर बात की गई थी। पहला था कि स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादन को सौर ऊर्जा के माध्यम से बढ़ावा देना। ठीक है, हमें क्या करना है कि स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। ठीक है, और किसके माध्यम से, तो सौर ऊर्जा के माध्यम से। दूसरा था कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, कि लोगों को मोटिवेट करो, उन्हें बताओ कि सौर ऊर्जा क्यों जरूरी है, आप बिजली बचा सकते
सकते हैं, आपको बिल नहीं इतना देना पड़ेगा, ठीक है। पर्यावरण को भी आप साफ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप मोटिवेट कर सकते हैं। तीसरा कि बंजर भूमियों का अधिक से अधिक उपयोग करना, जो भी बंजर भूमि ऐसे लोग छोड़ देते हैं उसका अधिक से अधिक उपयोग करना या किसी न किसी उपयोग में उसे लाना। और चौथा था कि वर्ष 2017 तक 500 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सोलर प्लांट की स्थापना करना, ठीक है। तो वर्ष 2017 तक हमें क्या करना था कि 500 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सोलर प्लांट की स्थापना करनी थी, ठीक है। तो पहला ये हो गया कि हमें स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है सौर ऊर्जा के माध्यम से। दूसरा कि निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। तीसरा कि बंजर भूमियों का अधिक से अधिक उपयोग करना है, ठीक है। और चौथा कि वर्ष 2017 तक 500 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सोलर प्लांट की स्थापना करनी है। तो ये 4 पॉइंट्स है सौर ऊर्जा नीति 2013 में, और जनवरी 2013 में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कृषि और सिंचाई, ठीक है। तो कृषि और सिंचाई के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य अनुकूल भूगर्भिक संरचनाओं एवं जलवायु दशाओं के कारण कृषि एवं पशुपालन की दृष्टि से संपन्न राज्य है। यानी कि अगर हम देखें कि भूगर्भिक संरचनाएं हैं और जो जलवायु है वो इतनी अच्छी हैं उत्तर प्रदेश में कि उनकी वजह से कृषि और पशुपालन जो है वो इतना अच्छा होता है कि हम लोग संपन्न हैं, ठीक है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, ठीक है, तो प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर ये सब हम पढ़ते हैं। तो उसमें जो प्राथमिक सेक्टर है जिसमें कृषि वगैरह आ जाती है, तो इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का परसेंटेज 59.3% है। अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य में काम करने वाले लोगों की संख्या देखें तो उसमें जो कृषि से संबंधित लोग हैं, जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो 59.3% ऐसे लोग हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश किस पे डिपेंड है, तो कृषि पर डिपेंड है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कृषि को, ठीक है। इतनी चीजें याद रखना कि उत्तर प्रदेश में कृषि की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा जाता है। और क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों की संख्या कितनी है? तो 59.3% है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुओं के आधार पर फसल का वर्गीकरण किया गया, मतलब 3 ऋतुएं आती हैं, उसके आधार पर हमने क्या किया? फसल का वर्गीकरण कर दिया। पहले आती है आपकी रबी की फसल। रबी की फसल की अगर हम बात करें तो ये अक्टूबर से दिसंबर के समय में बोई जाती है, ठीक है। काटी कब जाती है? तो मार्च और अप्रैल के बीच में ये काटी जाती है। दशाएं कैसी होनी चाहिए? कम जल चाहिए इसमें, ठीक है, जल की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, और तापमान भी औसत चाहिए, ठीक है। और फसलों के प्रकार कौन कौन सी फसलें आती हैं इसमें? तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये क्या है? रबी की फसलों में आ जाता है, ठीक है। जो भी सर्दियों के टाइम पे की जाती हैं, जो अभी के टाइम पे आप देख रहे हैं, तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये सारी फसलें जो है वो रबी की फसलें हैं, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर के समय में ये की जाती हैं। काटी कब जाती हैं? तो मार्च और अप्रैल में काटी जाती हैं। दशाएं कैसी होनी चाहिए? ठीक है, कंडीशन कैसी होनी चाहिए? तो कम जल चाहिए होता है इन्हें, औसत तापमान चाहिए होता है। अगर हम खरीफ की फसल की बात करें तो मई से जुलाई के समय में ये बोई जाती हैं। काटी कब जाती हैं? तो सितंबर अक्टूबर में ही काटी जाती हैं। इन्हें अधिक जल चाहिए होता है और अधिक तापमान चाहिए होता है, ठीक है। तभी ये बरसात के टाइम पे की जाती है, ठीक है। बरसात का जल इसे मिल ही जाता है। इनमें आपका चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, ये सारी फसलें इसमें आ जाती हैं खरीफ की फसलों में, ठीक है। तो खरीफ की फसलों की अगर हम बात करें तो मई से जुलाई के बीच में ये की जाती हैं, ठीक है। सितंबर अक्टूबर की अगर हम बात करें तो इस समय ये काटी जाती हैं। अधिक जल चाहिए होता है, अधिक तापमान चाहिए होता है, मतलब गर्मी भी ज़्यादा हो और बरसात भी ज़्यादा हो, ठीक है। तो बरसात के टाइम पे यही होती हैं। और इसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मतलब जितने भी मोटे अनाज होते हैं वो खरीफ की फसलों में आ जाते हैं। फिर आती हैं जायद की फसलें। जायद की फसलों की बात करें तो ये मार्च से अप्रैल में की जाती हैं, ठीक है। मार्च अप्रैल में ये की जाती हैं और जून जुलाई में ये काट ली जाती हैं, ठीक है। इन्हें अधिक तापमान चाहिए, मतलब बिल्कुल भीषण गर्मी में ये की जाती हैं। इनमें खीरा, तरबूज, लौकी, परवल, ऐसी फसलें आ जाती हैं, ठीक है। तो खीरा, तरबूज जो है वो जायद की फसल है, लौकी, परवल ये भी जायद की फसल है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी तीनों फसलें। तो 3 ऋतुओं के आधार पर ये फसलों का वर्गीकरण किया गया, रबी, खरीफ और जायद। रबी का याद रखना सर्दियों के टाइम पे की जाती है। खरीफ की बात करें तो गर्मियों में, बरसात के टाइम पे की जाएगी। और जायद की फसल बिल्कुल गर्मी में की जाती है, मार्च अप्रैल में। अब हमें कुछ फसलों के बारे में पढ़ना है जो उत्तर प्रदेश में की जाती हैं, किन जिलों में की जाती हैं, क्या दशाएं होनी चाहिए, मौसमी दशाएं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे गेहूँ की अगर हम बात करें तो इसमें कितनी वर्षा चाहिए होती है? तो 50 से 75 सेंटीमीटर तक इसे वर्षा चाहिए होती है। जब इसे बोया जाता है उस समय तापमान इसका 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, यानी कि सर्दियों में बोया जाता है, ठीक है। और प्रदेश के लगभग 24% भाग पर गेहूं किया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसके 24% भाग पर गेहूं किया जाता है। और सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो हरदोई और गोरखपुर में। ये चीज़ याद रखना कि हरदोई और गोरखपुर में सबसे ज़्यादा गेहूं किया जाता है। प्रदेश के लगभग 24% भाग पर गेहूं किया जाता है। बुआई के समय तापमान होना चाहिए 10 से 15%, जबकि वर्षा होनी चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर तक। अगर हम बात करें चावल की तो इसमें वर्षा चाहिए होती है आपको 75 से 125 सेंटीमीटर तक। बुआई के समय तापमान कितना होना चाहिए? तो 20 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होना चाहिए। जब ये पकता है उस समय इसका तापमान कितना होना चाहिए? तो 27 डिग्री सेल्सियस तक उस समय तापमान होना चाहिए। प्रदेश की 18% भूमि पर चावल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गेहूं हो गया आपका 24%, उसके बाद आ गया आपका चावल 18%।
कौन कौन से जिलों में किया जाता है? तो पीलीभीत, सहारनपुर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर। यानी कि आपको पता है कि पूर्वांचल में ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, तो वहाँ के जो जिले हैं वहाँ पर ज़्यादातर चावल किया जाता है। जैसे पीलीभीत आ जाएगा, सहारनपुर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, तो यहाँ पर चावल ज़्यादातर उपजाया जाता है। फिर हम बात करते हैं गन्ना की। गन्ना की बात करें तो प्रदेश की लगभग 45% भूमि पर गन्ने की कृषि की जाती है, मतलब गन्ना सबसे ज़्यादा किया जाता है उत्तर प्रदेश में। और गन्ना उत्पादक क्षेत्र में क्या है कि जो तराई एवं गंगा और यमुना दोआब हैं, उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। जो तराई के क्षेत्र हैं और जो गंगा यमुना दोआब में जो भी जिले आते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ना किया जाता है। जैसे कि रामपुर है, बरेली है, सीतापुर, अलीगढ़, शामली, ये जो जिले हैं यहाँ पर गन्ने का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। और कितने % भूमि पर किया जाता है? तो प्रदेश की 45% भूमि पर गन्ने की कृषि की जाती है। फिर हम बात करते हैं कपास की। कपास के प्रमुख क्षेत्र हैं गंगा यमुना दोआब, रोहेलखंड और बुंदेलखंड। यानी कि दक्षिण जो यूपी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास किया जाता है, ठीक है। प्रमुख क्षेत्र गंगा यमुना दोआब हो जाएगा, रोहेलखंड और बुंदेलखंड के एरिया में सबसे ज़्यादा कपास किया जाता है। अब हम कुछ फलों के उत्पादन की बात कर लेते हैं। प्रदेश में आम को नवाब ब्रांड का नाम देकर प्रचारित किया जा रहा है, ठीक है। तो आम की अगर हम बात करें, पूछा जाए कि नवाब ब्रांड के नाम से हम किस फसल को जानते हैं, किस फल को जानते हैं, तो आम को जानते हैं, ठीक है। आम को हम किस नाम से जानते हैं? तो नवाब ब्रांड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लखनऊ के पास में मलिहाबाद जगह है, ठीक है, जस्ट लगा हुआ ही है लखनऊ से। तो मलिहाबाद जो है वो आमों के लिए फेमस है, ठीक है। तो इसलिए इसे नवाब का ब्रांड दिया गया, क्योंकि नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ, इसलिए इसे नवाब ब्रांड दिया गया। दूसरा अगर हम बात करें लीची, लीची कौन से उत्तर प्रदेश के जिले में होती है? तो सहारनपुर और मेरठ में लीची उत्पादित की जाती है। पपीता की बात करें तो उन्नाव, लखनऊ और सहारनपुर में आपको पपीता देखने को मिलेगा। केले की बात करें तो वाराणसी, कौशाम्बी और इलाहाबाद, यहाँ पर केले का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो केला सबसे ज़्यादा होता है वाराणसी, कौशाम्बी, इलाहाबाद में। पपीता होता है आपका उन्नाव, लखनऊ, सहारनपुर में। लीची होती है आपकी सहारनपुर और मेरठ में। अब एक नंबर में ये चीज़ याद रखना कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। केंद्रीय की बात हो रही है तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान आपकी रहमान खेड़ा, लखनऊ में स्थित है। रहमान खेड़ा एक जगह है लखनऊ में, तो वहाँ पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है। फिर है कि अमरूद औद्योगिक उद्योग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपका इलाहाबाद में स्थित है। अमरूद से संबंधित ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो इलाहाबाद में स्थित हैं, उगाया भी सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में ही जाता है, ठीक है, अमरूद। तो अमरूद औद्योगिक उद्योग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो रहमान खेड़ा, लखनऊ में स्थित है। पशुपालन की भी बात कर लेते हैं, जब हमने कृषि की बात की है। 2012 की जनगणना के हिसाब से प्रदेश में पशुओं की संख्या सर्वाधिक है। प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना 1944 में की गई थी, ठीक है। अगर प्रदेश की बात करें तो पशुपालन विभाग की स्थापना कब की? हमने 1944 में की थी। और पशुपालन की बात करें तो 2012 की जनगणना के हिसाब से प्रदेश में पशुओं की संख्या जो है और जितने भी राज्य हैं उनकी अपेक्षा सर्वाधिक है, ठीक है। तो हर 2 साल में पशुओं की जनसंख्या की जाती है। दुग्ध उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है। अगर हम बात करें कि दुग्ध उत्पादन में प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि गोकुल पुरस्कार योजना क्या है? तो गोकुल पुरस्कार योजना क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। पशुपालन किसानों की आय का दूसरा सबसे बड़ा साधन है, ठीक है। अगर हम किसानों की बात करें तो पहला साधन तो कृषि है, ठीक है, आय का। दूसरा क्या है? तो दूसरा पशुपालन है। ऐसे में सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसकी शुरुआत की गई? राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की शुरुआत की गई। इस स्कीम के अंतर्गत क्या था? तो इस स्कीम के अंतर्गत दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ ही वैज्ञानिक रूप से वृद्धि करने के विषय में बताया जाएगा, ठीक है, कि कैसे दूध के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा सकता है, उसकी जो क्वालिटी है उसे अच्छा किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 2014 में 2025 करोड़ की लागत के साथ, ठीक है। तो 2025 करोड़ की लागत के साथ 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी गोकुल पुरस्कार योजना की। और इसमें क्या हम करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो दूध उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करना और उसमें वैज्ञानिक रूप से वृद्धि करना, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य था। फिर एक क्वेश्चन आता है कि नवीन कृषि नीति 2013 क्या है? तो नवीन कृषि नीति 2013 के बारे में पूछा जाता है। तो 28 फरवरी 2013 को ये लागू की गई थी। कब लागू की गई? तो 28 फरवरी 2013 को ये लागू की गई थी। इसमें प्रमुख बिंदु थे। पहला था कि कृषि क्षेत्र में 5.1% की वृद्धि दर प्राप्त करना, ठीक है। कृषि क्षेत्र में हमें कितनी वृद्धि दर प्राप्त करनी है? तो 5.1% की वृद्धि दर प्राप्त करनी है। दूसरा है कि प्राकृतिक संसाधनों का विकास एवं संरक्षण करना। जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका कैसे हम विकास कर सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाइए और कैसे उनका संरक्षण कर सकते हैं, कैसे उन्हें बचा सकते हैं। तीसरा कि कृषकों की आय में वृद्धि करना। जो भी किसान है उनकी आय में कैसे हम वृद्धि कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें थी। इन 3 बिंदुओं पर बात की गई थी नवीन कृषि नीति में, ठीक है। 2013 में आई थी ये 28 फरवरी 2013 को, कि कृषि क्षेत्र में हमें 5.1 की वृद्धि दर प्राप्त करनी है, प्राकृतिक संसाधनों का विकास एवं संरक्षण करना है और कृषकों की आय में वृद्धि करनी है। अब थोड़ा सा हम सिंचाई के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। सिंचाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में पंजाब हरियाणा के बाद तीसरा स्थान है, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बारिश होती भी रहती है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें
तो देश में इसका कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पहला पंजाब का, हरियाणा का है, उसका तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का आता है सिंचाई के मामले में। सिंचाई के प्रकार देख लेते हैं कि किन किन माध्यम से सिंचाई होती है। तो पहला नलकूप के माध्यम से 73.6% जो है वो नलकूप के माध्यम से हम सिंचाई करते हैं। दूसरा आता है आपका नहर से, नहरों के माध्यम से 18.5% जो हम सिंचाई वगैरह करते हैं। कुआं, तालाब और पोखर और झीलों के माध्यम से हम 6.8% सिंचाई करते हैं और अन्य माध्यमों से 1.1% करते हैं। तो ये माध्यम है जिनके माध्यम से हम सिंचाई करते हैं अपने खेतों में, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा आपका आ जाएगा नलकूप, ठीक है। तो ये हो गए सिंचाई के बारे में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। पहला स्थान सिंचाई के मामले में पंजाब का है, फिर हरियाणा का और तीसरा आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो आप सिर्फ 2 चैप्टर रह गए हैं आपके ज्योग्राफी में, ठीक है। तो सेकंड लास्ट भी देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, मेले एवं त्योहार। तो इसमें जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग पुरातात्विक विरासत जो है आपकी उसके बारे में पढ़ लेंगे। जिसमें सबसे पहला आता है आपका सारनाथ का नाम। उत्तर प्रदेश की वाराणसी से 7 मील दूर पर ये स्थित है। कहाँ स्थित है ये? तो वाराणसी जो जिला है उससे 7 मील दूर ये स्थित है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, इसलिए सारनाथ बहुत फेमस है। इसका प्राचीन नाम क्या था? तो ऋषिपत्तनम मृगदाब इसे कहा जाता था। पहले के समय में इसका नाम था ऋषिपत्तनम मृगदाब। अशोक ने सारनाथ में कई बौद्ध स्थापत्यों का निर्माण कराया। गुप्त काल में सारनाथ एक प्रमुख कला केंद्र के रूप में विकसित हुआ। कब हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक भव्य प्रस्तर स्तंभ की स्थापना की। इसमें अशोक की घोषणाएं आदेश एवं उत्कीर्ण है, ठीक है। आदेश जो है वो उत्कीर्ण है। तो सारनाथ का नाम क्या है? तो ऋषिपत्तनम मृगदाब इसे पहले कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी जिला है उससे 7 मील की दूरी पर यह स्थित है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अशोक ने सारनाथ में कई सारे बौद्ध स्थापत्यों का निर्माण कराया। गुप्त काल में भी सारनाथ जो था एक प्रमुख कला केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। अशोक ने सारनाथ में एक भव्य प्रस्तर स्तंभ की स्थापना की जिसपे बहुत सारे उसके आदेश एवं घोषणाएं लिखी हुई हैं। तो ये सारनाथ के बारे में हो गया। दूसरा आता है आपका आगरा। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में इसकी नींव रखी। आगरा की नींव किसने रखी थी? तो याद रखना सिकंदर लोदी ने रखी। कब रखी? तो 1504 ईस्वी को। ये कहाँ पर स्थित है? तो यमुना नदी के निकट ये स्थित है। 1565 ईस्वी में अकबर ने यहाँ पर लाल पत्थर का किला बनवाया जिसे आगरा का लाल किला कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें 1565 ईस्वी में अकबर ने क्या कराया था? तो लाल पत्थर का एक किला बनवाया था जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आगरा का लाल किला कहते हैं। तो आगरा का लाल किला अपने युग की दुर्ग निर्माण कला में उत्कृष्ट उदाहरण है। मतलब उस समय का अगर दुर्ग निर्माण देखें तो उसका बहुत अच्छा उदाहरण है वो। 1586 ईस्वी से 1638 ईस्वी तक आगरा को मुगल साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ, ठीक है। तो 1586 ईस्वी से लेकर 1638 ईस्वी तक जो आगरा था वो क्या था? मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। आगरा की शान ताजमहल शाहजहां द्वारा इसे बनवाया गया, ठीक है। आगरा जो है, आगरा की जो शान है ताजमहल, अब देश की भी शान कह सकते हैं। तो जो ताजमहल है उसे किसने बनवाया था? तो शाहजहां द्वारा उसे बनवाया गया था। आगरा स्थापना काल से ही व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग का केंद्र रहा, ठीक है। जब भी आगरा की स्थापना हुई थी तब से ही वो क्या है? व्यापार के मामले में बहुत आगे रहा, वाणिज्य के मामले में, उद्योग के मामले में बहुत आगे रहा है। तो ये आगरा के बारे में। सिकंदर लोदी ने 1504 में से बसाया था। यमुना नदी के किनारे ये बसा हुआ है। 1565 में आगरा ने यहाँ पे, अकबर ने यहाँ पर लाल किला बनवाया था। 1586 से 1638 तक ये राजधानी रहा मुगल साम्राज्य की, ठीक है। और आगरा की शान ताजमहल जो है उसे शाहजहां ने यहाँ पर बनवाया था। और आगरा जो है वो स्थापना काल से ही व्यापार, वाणिज्य और उद्योग का केंद्र रहा है। तो इतनी चीजें याद रखनी है आगरा के बारे में। फिर तीसरा आता है आपका आलमगीरपुर। इसका नाम आपने बहुत सुना होगा, हड़प्पा सभ्यता की वजह से ये फेमस है। उत्तर प्रदेश जिले के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? जो मेरठ जिला है उत्तर प्रदेश का, तो उस जिले में हिंडन नदी के तट पर एक जगह मिली है जिसे हम कहते हैं आलमगीरपुर, ठीक है। और ये हड़प्पा कालीन संस्कृति के यहाँ पर अवशेष मिले हैं। यहाँ के मृदभांड, आभूषण हड़प्पा के ही अनुरूप हैं। जैसे यहाँ पर मृदभांड मिले, जो आभूषण वगैरह मिले, वो हड़प्पा सभ्यता के जैसे ही हैं। यहाँ से चित्रित धूसर बांड के साथ साथ काले लाल भांड प्राप्त हुए, मतलब लाल बर्तन मिले हैं, काले बर्तन मिले हैं जो चित्र बने हुए थे उनके ऊपर। यह वह स्थल है जहाँ से प्राप्त लोहे एवं तांबे की वस्तुओं से ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग इन वस्तुओं से, इन धातुओं से परिचित थे। मतलब यहाँ पर कई सारे लोहे एवं तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे या जो यहाँ के लोग थे वो इन धातुओं से भी परिचित थे। तो ये आलमगीरपुर याद रखना, हड़प्पा कालीन संस्कृति के यहाँ पर अवशेष मिले थे हमें। और अगर हड़प्पा कालीन संस्कृति को देखें, उसका जो एरिया देखें, तो ये सबसे पूर्व में स्थित था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी एक नगर है जो कि मुगल सम्राट ने सन 1571 में बसाया था, ठीक है। तो अकबर ने इसे बसाया था 1571 में।
अकबर के राज में 1571 से लेकर 1585 तक मुगल साम्राज्य की ये राजधानी रहा। तो इसे राजधानी भी बनाया था अकबर ने। कब से कब तक रहा? तो 1571 से लेकर 1585 तक ये मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। यहाँ सभी भवन प्रायः लाल पत्थर से बनाए गए थे, मतलब जितने भी भवन बनाए गए थे वो लाल पत्थर से बनाए गए थे, जिनमें बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बीरबल महल, इबादत खाना उल्लेखनीय, मतलब इतनी सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर बनवा दी थी फतेहपुर सीकरी में। 1571 से 1585 तक ये राजधानी रहा था मुगल साम्राज्य की। ऐसा नगर है जो 1571 में बसाया था अकबर ने। कौन कौन सी चीजें बनी वहां पर? तो लाल पत्थर से ज्यादातर महल बनाए गए थे, इसमें बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बीरबल महल, इबादत खाना, ये सारी चीजें यहाँ पर बनी हुई हैं। फिर हम बात करते हैं कुशीनगर की। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है कुशीनगर? तो उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है यहाँ पर कुशीनगर स्थित है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व कुशीनगर मल्ल जनपद की 2 राजधानियों में से एक था। ठीक है, जो मल्ल जनपद है, जो हमने 16 जनपद पढ़े थे या जो महाजनपदों के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें कुशीनगर जो था वो मल्ल जनपद की 2 राजधानियों में से एक था। महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर मल्लों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यहाँ पर महात्मा जो बुद्ध थे उनके अवशेष मिले, तो उसके ऊपर स्तूप का निर्माण कराया गया है। जो मल्ल थे उन्होंने स्तूप का निर्माण कराया। सम्राट अशोक के शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक ने इस स्थान की यात्रा की थी। ठीक है, यहाँ पर जो शिलालेख मिला हुआ है अशोक का, तो उस समय यह पता चलता है कि अशोक ने इस स्थान की यात्रा की थी। तो ये बात हो गई कुशीनगर की। अब हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले देख लेते हैं। बहुत सारे मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में, इतने सारे जिले हैं और बहुत सारे मेले लगते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है। कितने? 2250। ठीक है, कहीं कहीं तो एक भी मेले नहीं लगते, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2250 मेलों का आयोजन किया जाता है, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। जो किसका प्रतीक है? तो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है सबका कुंभ मेला, जो 12वें वर्ष में कहाँ लगता है? तो संगम स्थल प्रयागराज में ये लगता है। ठीक है, तो कहाँ पर लगता है? प्रयागराज में लगता है हर 12वें वर्ष में। और अर्ध कुंभ मेला इसका जस्ट आता है, मतलब कि 6वें वर्ष में लगता है ये। ठीक है, 6ठे वर्ष में ये कहाँ लगेगा? प्रयागराज में लगेगा। माघ मेला की बात करें तो ये भी प्रयागराज में लगता है। ठीक है, प्रतिवर्ष लगता है, लेकिन ये हर साल लगेगा आपका। बटेश्वर मेला की बात करें तो ये एक पशु मेला है। बटेश्वर मेला कैसा मेला है? तो एक पशु मेला है जो आगरा में लगता है। ठीक है, ये ऊँटों का मेला भी कहलाता है, तो ये आगरा में लगता है बटेश्वर मेला। नौचंदी का मेला मेरठ में लगता है, बहुत फेमस है नौचंदी का मेला, मेरठ में लगेगा। देवा शरीफ मेला जो है वो बाराबंकी में लगता है। और कब लगता है? तो कार्तिक मास में लगता है। ये भी पूछ सकता है कि कब लगता है, तो ये कार्तिक महीने में लगता है आपका। कहाँ पर? बाराबंकी में। रामनवमी मेला की बात करें तो ये अयोध्या में लगता है, रामनवमी का मेला। और देवी पाटन जो मेला है वो आपका बलरामपुर में लगता है। तो ये फेमस मेले हैं, इन्हें याद कर लेना, ये टेट वगैरह में भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये आते हैं। ठीक है, तो देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है, रामनवमी मेला अयोध्या में लगेगा, देवा शरीफ आपका बाराबंकी में लगेगा, नौचंदी मेला आपका मेरठ में लगेगा, बटेश्वर मेला आपका आगरा में लगता है, ऊँटों का मेला कहलाता है, पशु मेला होता है ये। माघ मेला हर वर्ष लगता है प्रयागराज में। अर्ध कुंभ मेला हर 6ठे वर्ष लगेगा और कुंभ मेला हर 12वें वर्ष लगेगा। कहाँ पर? तो प्रयागराज में, जो संगम स्थल है। कुछ त्योहारों की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ लगभग सभी धर्मों से संबंधित त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बैसाखी, क्रिसमस। तो हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो हर धर्म को हम अच्छे से मतलब सेलिब्रेट करते हैं, जितने भी त्योहार वगैरह यहाँ पर आते हैं। अब उत्तर प्रदेश के कुछ धार्मिक स्थल देख लेते हैं। जैसे फतेहपुर सीकरी जो है वो आगरा में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बना हुआ है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यहाँ पर बनी हुई है। फतेहपुर सीकरी में क्या बना हुआ है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह यहाँ पर बनी हुई है। अटाला मस्जिद कहाँ पर है? तो जौनपुर में अटाला मस्जिद देखने को मिलती है। ठीक है, अटाला मस्जिद कहाँ मिलेगी? तो जौनपुर में बनी है। और गंगा के 84 घाट, विश्वनाथ मंदिर, ये कहाँ पर बना हुआ है? तो ये आपका वाराणसी में बना हुआ है। जो 84 घाट है, विश्वनाथ मंदिर है, कई सारे घाट यहाँ पर बने हुए हैं। फिर सारनाथ की बात करें तो बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। सारनाथ में क्या स्थित है? तो महात्मा बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर स्थित है। अयोध्या की बात करें, यहाँ पर आपको हनुमानगढ़ी देखने को मिलेगा। 5 जैन तीर्थकारों के मंदिर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्या क्या मिलता है? तो हनुमानगढ़ी और 5 जैन तीर्थकारों के यहाँ पर मंदिर देखने को मिलते हैं। मथुरा की बात करें तो यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर देखने को मिलेगा। ठीक है, राम जन्मभूमि भी यहाँ पर देखने को मिलेगी कृष्ण जी की। ठीक है, तो ये मथुरा में मिलती हैं चीज़ें। चित्रकूट की बात करें तो यहाँ पर कामतानाथ मंदिर देखने को मिलेगा और गुप्त गोदावरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर गुप्त गोदावरी और कामतानाथ मंदिर जो है वो चित्रकूट में देखने को मिलता है। मिर्जापुर की बात करें तो विंध्यवासिनी मंदिर, अष्टभुजी और काली देवी का मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो मिर्जापुर में स्थित है। ठीक है, विंध्यवासिनी, अष्टभुजी और काली देवी का मंदिर मिर्जापुर में स्थित है। देवा की अगर बात करें बाराबंकी में, तो यहाँ पर संत हाजी वारिस अली शाह की मजार स्थित है। ठीक है, संत हाजी अली वारिस की मजार कहाँ पर स्थित है? तो ये बाराबंकी में स्थित है। भीतरगांव मंदिर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जेके टेम्पल जो कानपुर में स्थित है, भीतरगांव मंदिर, जेके टेम्पल, ये दोनों कानपुर में स्थित है। ठीक है, तो भीतरगांव मंदिर और जेके टेम्पल कहाँ पे स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। इन चीज़ों को याद रखना। अटाला मस्जिद जौनपुर की हो जाएगी,
84 घाट और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, सारनाथ में 80 फीट ऊंची प्रतिमा है बुद्ध जी की, और अयोध्या में हनुमानगढ़ी 5 जैन तीर्थकरों के मंदिर हैं, मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर है, चित्रकूट में कामतानाथ और गुप्त गोदावरी मिलेगा आपको, और मिर्जापुर में आपको विंध्यवासिनी मंदिर, अष्टभुजी और काली देवी मंदिर मिलेगा। देवा शरीफ में संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देखेगी, और भीतरगांव मंदिर और जीके टेम्पल आपके कानपुर में स्थित है। अब क्वेश्चन आता है कि जो तीर्थ स्थल है इनका संरक्षण आप कैसे करेंगे, कैसे इन्हें बचाएंगे, ये धीरे धीरे नष्ट हो रहे क्योंकि काफ़ी पुराने बने हुए हैं। तो पहला है कि किसी स्थान को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, खुद कोशिश नहीं करेंगे किसी को तोड़ फोड़ दें, ठीक है, तो खुद क्षति नहीं पहुंचानी। दूसरा है कि प्रयास करना है कि नदियों का जल है वो साफ एवं स्वच्छ रहे, जो भी नदियाँ यहाँ से बह रही हैं उनका जल साफ एवं स्वच्छ रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब मूर्तियाँ वगैरह आप वहाँ पर बहा दें, गंदगी करें, नहाए धोएं, जानवरों को भी नहला रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपको। तीसरा है कि सांस्कृतिक विरासत की समुचित देखभाल करें, उनकी देखभाल करनी है। फिर है कि सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करें, उनका सम्मान करें कि बहुत पुरानी बनी हुई है इनका सम्मान दें। प्रयास करें सांस्कृतिक विरासत का सम्मान बना रहे। तो इन माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तीर्थ स्थलों का, जो तीर्थ स्थल है उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, इसके साथ ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है प्रदूषण कहलाता है। ये चीज याद रखना अगर प्रदूषण के बारे में लिखने को आता है कि पर्यावरण के किसी भी घटक में, चाहे वो मृदा हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, किसी भी घटक में अवांछनीय परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जो नहीं होना चाहिए, ठीक है, अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े मतलब उल्टा प्रभाव पड़े, तो हम क्या कहते हैं, वो प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण में मानव के विकास की प्रक्रिया, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब इन्हीं की वजह से जो हो रहा है प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, या तो मानव विकास के चक्कर में कुछ ना कुछ प्रक्रिया कर रहा है अपनी, औद्योगिकरण हो रहा है, इंडस्ट्रीज वगैरह लग रही, नगरीकरण हो रहा है, तो ये महत्वपूर्ण कारक हैं जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण होता है। पर्यावरणीय घटकों के आधार पर पर्यावरण प्रदूषण को ध्वनि, जल, वायु एवं मृदा प्रदूषण आदि में बांटा जाता है। मतलब इतने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण के बारे में। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिससे समस्त गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है। मतलब जिसमें क्या होता है, समस्त गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है। जब मानव जनित स्रोतों के उत्पन्न बाहरी तत्वों के वायु में मिलने से वायु की गुणवत्ता का ह्रास हो जाता है तथा यह जीव जंतु और पादपों के लिए हानिकारक हो जाती है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। CO2, CO, SO2, NO2, सीसा, क्लोरीन आदि वायु प्रदूषण है, ठीक है। अगर हम बात करें, सीधा सीधा आपको लिखना है, चाहे वो वायु का है चाहे वो जल का है, कि वायु में अवांछनीय गैसों का मिलना या अवांछनीय तत्वों का मिलना क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। जल में अवांछनीय तत्वों का मिलना क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। सीधा सीधा आप लिख सकते हैं। कारण क्या होते हैं इनके, तो जीवाश्म जलाने के कारण, जो हम खरपतवार वगैरह चला देते हैं उसके कारण ये होता है, प्रदूषण फैलता है, हवा में बहुत सारे धुआं हो जाता है और कई खतरनाक चीजें मिल जाती हैं। दूसरा है एसी, फ्रिज चलाने से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है जो वायु को प्रदूषित करता है, ठीक है। जब हम एसी वगैरह बहुत ज्यादा चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, तो इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, CFC निकलता है, जिससे वायु जो है वो प्रदूषित होती है। जो कारखाने लगे हैं उनसे जो धुआं निकलता है उनसे प्रदूषण फैलता है। घरेलू कूड़े करकट से बहुत सारा धुआं फैलता है, उससे हम जला वला देते हैं तो बहुत धुआं फैलता है। फिर है कि कृषि कार्यों में कीटनाशकों का जो हम यूज़ करते हैं उससे बहुत वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। तो ये रीज़न है क्यों वायु प्रदूषण होता है। अब वायु प्रदूषण रोकने के कारक क्या हैं, तो पहला कि धुआं रहित ईंधन का हम यूज़ करें, जैसे कुकिंग गैस, सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, या जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। दूसरा है कारखाने से निकलने वाले धुओं के लिए फिल्टर लगाना, ठीक है, जो भी धुआं निकल रहा है उसमें हम फिल्टर लगा दें, ठीक है, तो ऐसे हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। फिर है सीसा रहित पेट्रोल का यूज़ करें और वनों को काटने पर रोक लगा दी जाए, इससे हम वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नंबर में पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से आप क्या समझते हैं। तो वायुमंडल में उपस्थित CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से लौटती विकिरण को रोककर पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वायुमंडल में स्पष्टित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या करती है, पृथ्वी से जो भी विकिरण लौटते हैं, सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पृथ्वी पर पड़ रही हैं, तो फिर बहुत ज्यादा हिस्सा जो होता है वो पृथ्वी से टकरा के वापस चला जाता है। लेकिन CO2 क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उसके हिस्से को रोक लेता है, और रोक लेगा तो तापमान बढ़ जाएगा पृथ्वी का, तो वही कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और हम ज्यादातर जो पोल्यूशन फैला रहे हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा है वो और बढ़ रही है, जितनी मात्रा इसकी बढ़ेगी उतना ही और ये रोकेगा, ठीक है, विकिरण को और ज्यादा रोकेगा, तो फिर हमारे लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है। जब टेम्परेचर वैसे ही अभी पहुंच जा रहा है 50 तक, और ज़्यादा CO2 बढ़ेगी तो टेम्परेचर ज़्यादा रुकेगा, टेम्परेचर और बढ़ेगा तो हमारे लिए नुकसान है। तो यही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है कि वायुमंडल में उपस्थित जब कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से लौटती विकिरण को रोककर पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जल प्रदूषण की। जल में निहित बाहरी तत्व जब जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार से परिवर्तित कर दें कि वह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए, उसे जल प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। जब भी बाहरी तत्व मिल जाते हैं जल में और उसके स्वाभाविक गुणों को परिवर्तित कर देते हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए जब वो हानिकारक हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। अब जल प्रदूषण के कारण देख लेते हैं। तो पहला कारण है कि घरेलू अपशिष्ट पदार्थों को जलाशय में
डालने पर रोक लगा दी जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, बहुत सारा कूड़ा करकट अपने घरों से निकलता है, ठीक है, हम उसमें जाली वगैरह नहीं लगाते, सीधा-सीधा वो नाली में जाता है और नाली से जलाशयों में चला जाता है। तो उससे जल प्रदूषण होता है। दूसरा कि औद्योगिक संस्थानों, कारखानों से निकलने वाले कचरे सीधे नदियों में डाल दिए जाते हैं। मतलब बहुत सारा कचरा जो होता है वो सीधा-सीधा हम नदियों में डाल देते हैं इंडस्ट्रीज़ से। तो वो प्रदूषण का काम करता है, जल प्रदूषण को बढ़ाता है। तीसरा है उर्वरकों का बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। जब बरसात आती है तो उर्वरक बहते हुए नदी-नालों में पहुँच जाते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा जल प्रदूषण होता है। फिर है कि समुद्र के किनारे स्थित तेल के जो कुएँ होते हैं, उनमें कभी-कभी लीकेज हो जाता है, तो वो फैल जाता है। बहुत सारी मछलियाँ वगैरह मर जाती हैं, जल प्रदूषण फैलता है। तो ये भी एक रीज़न है। फिर है कि मृत जलीय शवों को जल में बहाना या अस्थि विसर्जन करना, तो ये भी एक रीज़न है, जिसकी वज़ह से जल प्रदूषण होता है। अब कैसे हम रोक सकते हैं इसे, वो देख लेते हैं। तो पहले हम रोक सकते हैं कि जल स्रोतों के पास जो गंदगी फैलाने वाले साबुन लगाने, कपड़े धोने पे प्रतिबंध लगा दी जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग कपड़े वगैरह धोते हैं, साबुन लगाते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा झाग, आपने यमुना नदी देखी होगी दिल्ली में। ठीक है, तो इस चीज़ पे प्रतिबंध लगा दो। दूसरा कि पशुओं के नदियों, तालाबों आदि पर नहाने पे प्रतिबंध लगा दो। जो लोग पशु लेकर पहुँच जाते हैं नहलाने के लिए उन्हें, तो इस पे रोक लगा दी जाए। तीसरा है कि उर्वरकों, कीटनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ना किया जाए, कम से कम किया जाए। फिर है कि नदियों में शवों, राख, अधजली लकड़ी बहाने पर रोक लगा दी जाए। और लास्ट है कि ऐसी मछलियों को जलाशयों में छोड़ना जो मच्छरों के अंडों, लार्वा, जलीय खरपतवार का क्षरण करती है। मतलब ऐसी मछलियों को आप छोड़ें वहाँ पे नदियों में, जो क्या करती हैं, मच्छरों के जो अंडे हैं उन्हें खा जाएँ, लार्वा-वार्वा इन सब का नष्ट कर दें, ठीक है? और जलीय खरपतवार का भी क्षरण करें। तो ऐसे करके हम जल प्रदूषण को रोक सकते हैं। फिर आता है आपका ध्वनि प्रदूषण। अवांछनीय अथवा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं, ठीक है? अवांछनीय तथा उच्च तीव्रता वाली, मतलब बहुत ज़्यादा तीव्र हो, तो ऐसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। वायुमंडल में अवांछनीय ध्वनि या शोर की मौजूदगी को ही क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो यही आप लिख सकते हैं कि वायुमंडल में अवांछनीय ध्वनि या शोर की जो मौजूदगी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि की सामान्य मापन इकाई क्या है? डेसिबल है। ठीक है? ध्वनि को हम मापते कैसे हैं? तो डेसिबल से नापते हैं, ये इकाई है इसकी। प्रभाव क्या पड़ता है ध्वनि प्रदूषण का? तो पहला कि हृदय रोग हो जाता है, शारीरिक स्थिरता, रक्तचाप आदि जैसे रोग जो हैं, वो ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। दूसरा कि उच्च ध्वनि से गर्भवती महिलाओं में गर्भपात तक हो जाता है। तीसरा है कम या बिल्कुल ना सुनाई देना, ये भी हो सकता है, अब या तो कम सुनने लग जाएँ या बिल्कुल ना सुनने लग जाएँ, ईयरफ़ोन लगाते हैं, कान खराब हो जाते हैं, कम सुनाई पड़ता है हम लोगों को फिर, ठीक है? तो ये रीज़न है ध्वनि प्रदूषण के। कारण क्या है? मोटर वाहनों से उत्पन्न होता है शोर, उसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है। दूसरा कारखानों में मशीनों का शोर होता है, वहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है। फिर तीसरा लाउड स्पीकर, म्यूज़िक सिस्टम से होने वाला शोर, तो ये रीज़न है क्यों ध्वनि प्रदूषण होता है। उपाय कैसे कैसे रोक सकते हैं कि अधिक शोर करने वाले वाहनों पे प्रतिबंध लगा दिया जाए या जो पुराने हैं उन पे प्रतिबंध लगा दो। फिर है कि उद्योगों को शहरों से बाहर स्थापित किया जाए, जो भी फैक्ट्रीज़ वगैरह उन्हें बाहर बनाओ तुम। तीसरा कि शोर करने वाली जो मशीनें हैं उनकी संरचना में सुधार लाओ कि कैसे कम से कम आवाज़ हो सकती है उनमें। फिर है कि बैंड बाजे, लाउड स्पीकर, नारेबाजी पर प्रतिबंध लगा दी जाए कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जिनसे ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो ये रोकने के उपाय हैं ध्वनि प्रदूषण को। फिर लास्ट है आपका मृदा प्रदूषण। मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव पोषण तथा फसल उत्पादन व उत्पादकता पर पड़े, जिससे मृदा की गुणवत्ता और उपयोगिता नष्ट हो, मृदा प्रदूषण कहलाता है। ठीक है? तो मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में कोई भी ऐसा परिवर्तन हो जाता है, जिसका प्रभाव किस पे पड़े? मानव के पोषण पे पड़े और फसल उत्पादन की उत्पादकता पे पड़े या मृदा की गुणवत्ता पे पड़े, उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? मृदा प्रदूषण कहेंगे। मृदा के प्रदूषक कौन से होते हैं? कौन मृदा को प्रदूषित करता है? तो कैडमियम है, क्रोमियम है, तांबा, कीटनाशक पदार्थ जो हम उसमें डालते हैं, तो ये मृदा प्रदूषक कहलाते हैं, ठीक है? मृदा को प्रदूषित करते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण क्या है? पहला है औद्योगिक कचरा कचरा, जो औद्योगिक मतलब उद्योगों से जो कचरा वगैरह निकलता है, वो मिट्टी में फैलता है, तो मिट्टी खराब होती है उससे। दूसरा है घरेलू कूड़ा-करकट, ठीक है? प्लास्टिक की जो पॉलीथीन वगैरह होती हैं, कब बहुत मिट्टियों में मिलती हैं हम लोगों को देखने को, ठीक है? मिट्टी के अंदर गड़ी होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित करती हैं मिट्टी को। तीसरा है असतत कृषि गतिविधि, मतलब लगातार हम कृषि करते जा रहे हैं, रुकते ही नहीं हैं। थोड़ा तो उन्हें भी टाइम देना चाहिए, ठीक है? तो ये भी एक रीज़न है मृदा प्रदूषण का। फिर है कि खुली जगह पर कूड़ा फेंकना, ये भी एक रीज़न है। पॉलीथीन का अधिक से अधिक उपयोग करना, ये भी एक रीज़न है मृदा प्रदूषण के। तो ये सारे कारण हैं मृदा प्रदूषण के। अब हम कैसे रोक सकते हैं मृदा प्रदूषण को, वो देख लेते हैं। पहला कि आम जनता को मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभावों की जानकारी देना। मतलब और तो सही लगता है सुनने में कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, लेकिन मृदा प्रदूषण के क्या दुष्प्रभाव हैं, इनकी जानकारी हमें इतनी नहीं होती कि क्या हमें नुकसान होगा इससे। तो पहला तो ये बताना लोगों को। दूसरा है कि रासायनिक उर्वरक हैं, उनका कम से कम उपयोग करना, क्योंकि ये मिट्टी को खराब कर देते हैं। तीसरा है कि जो नगर पालिका है, जो नगर निकाय हैं, उनके द्वारा अपशिष्ट का उचित निस्तारण, ठीक है? जो नगर निगम है, इनकी ज़िम्मेदारी है कि जितना भी अपशिष्ट आ रहा है, उसका उचित निस्तारण करें। ऐसा नहीं कि आप किसी भी नहर-वहर के पास या ऐसी जगह पे कूड़ा-करकट डाल दें, तो ये चीज़ गलत है। फिर है कि कूड़ा-करकट का संग्रहण, निष्कासन एवं निस्तारण की व्यवस्था करना। ठीक है? तो ऐसे करके हम मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो इसी के साथ आपकी ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक थे, सारे कंप्लीट हो गए हैं। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है? अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।